हेलो डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जिन बच्चों की एग्जाम्स नवंबर 2024 में है उनके लिए इंस्टीट्यूट ने, आपको पता है, वो 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इशू करता है। एक है आपका नवंबर 24 के लिए आरटीपी और 2 एमटीपी, एक है अक्टूबर सीरीज और एक है सितंबर सीरीज। तो इस वाले वीडियो में हम आपके साथ उन तीनों रिसोर्सेज की, मतलब 2 एमटीपी प्लस एक आरटीपी, उसमें जितने भी एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, चाहे वो मतलब केस वाले एमसीक्यूज हैं, चाहे वो अदर एमसीक्यूज हैं, हम इस वाले वीडियो में उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम 1.5 आवर्स मैक्सिमम। बट हाँ, जिन बच्चों की एग्जाम्स है नवंबर में, उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और इस वाले वीडियो को जरूर से लाइक करें डियर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे इसकी रीच बढ़ती है और हमें भी थोड़ी हेल्प होती है। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, ट्रियो इंक, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री टी, इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। अच्छा, इट ऑल्सो ओन्स एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट अटायर। अच्छा, तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट ओन करते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ट्रियो इंक जो है साहब, ये कंट्री टी की कंपनी है, तो इसका मतलब इट इज अ फॉरेन कंपनी फॉर इंडिया। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका इंडिया में कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट वगैरह नहीं है, और ये कंट्री टी से ही ऑपरेट करता है। और इन्होंने जो सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह जो बनाई है, ये भी इंडिया में कोई पी के फॉर्म में काम नहीं कर रहा। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या पता आगे कुछ और बातें लिखी हों। अच्छा, निश नाइस इंक। अच्छा, नाइस इंक एन इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स फ्रॉम ट्रियो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चले, तो एक इंडिया की कंपनी जिसका नाम है नाइस, वो ट्रियो से जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट करता है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, नाइस लिमिटेड डिड नॉट इंपोर्ट एनी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स फ्रॉम ट्रियो बट पेड 550 ऑन 24 जुलाई 2023 टू ट्रियो फॉर एडवर्टाइजिंग इट्स बिजनेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अटायर। अच्छा, तो नाइस लिमिटेड ने कुछ इंपोर्ट तो नहीं किया, पर ट्रियो ने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसमें नाइस ने अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया, और ये पेमेंट कितना किया? 550। अच्छा, आपको डियर कुछ याद आ रहा हो, चूंकि ट्रियो का इंडिया में कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है, कोई ब्रांच वगैरह के फॉर्म में ये ऑपरेट नहीं करता, इसलिए ट्रियो की बिजनेस इनकम को आप इंडिया में एज इट इज टैक्सेबल नहीं कर सकते। बट सर, यहाँ पे ट्रियो का बिजनेस कनेक्शन तो बन रहा है। डियर फ्रेंड्स, रियलिटी में बिजनेस कनेक्शन के फॉर्म में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। रियलिटी में जो टैक्सेबिलिटी होती है वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की बेसिस पे होती है, अगर हम बात करते हैं बिजनेस इनकम की। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि फॉरेन कंपनी का, चूंकि विदेश में जो कंपनीज हैं, जो कि जो फॉरेन मतलब कंपनीज हैं, वो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, इंडिया से पैसे कमा रही हैं, इवन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब दो चीजें हैं साहब, एक तो इक्वलाइजेशन लेवी और एक है टीडीएस। तो टीडीएस अगर हम देखेंगे, अंडर सेक्शन 195 कब अट्रैक्ट होता है? जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो यदि इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है, मतलब पहले ये हुआ कि पहले उस पेमेंट की इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चार्जेबिलिटी आनी चाहिए। बट अगर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, अगर वो इंडिया में जो अपना बिजनेस कर रही है विदाउट एनी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट और एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उस बिजनेस इनकम की इंडिया में चार्जेबिलिटी अराइज नहीं होती। तो इसकी वजह से वहां पे 195 का टीडीएस इनफेक्टिव हो जाता है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजमेंट हैं, जो कि यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है कि 195 का टीडीएस तभी अप्लाई करेगा जब वो फॉरेन कंपनी की जो इनकम है, या जो आप फॉरेन कंपनी को जो आप पे वगैरह कर रहे हैं, वो इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है। अगर वो इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है, तो फिर 195 पर टीडीएस कहां से लगाओगे? ठीक बात है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इक्वलाइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इक्वलाइजेशन भी आपके लिए साहब दो सेक्शंस में कवर्ड है, 165 और 165A। 165 में 6% और 165A में 2%। 165 में इक्वलाइजेशन भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज वगैरह में लग जाती है। तो आप जो 550 की पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो यहाँ पे सारे के सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, तो इस 550 में नाइस को इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 165 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 एट द रेट ऑफ 5%। तो इस 550 का 6% कितना बना? 33,000 रुपए। तो साहब यहाँ पे आपको 33,000 रुपए का इक्वलाइजेशन भी काट के ये पेमेंट करनी थी टू ट्रियो इंक। आई होप ये बात आपको समझ आई। अच्छा, कहते साहब, हाउएवर नाइस लिमिटेड neither deducted tax at source nor equalization levy on such payment। बट इन्होंने न तो मतलब टीडीएस किया, ना इक्वलाइजेशन लेवी किया। डियर, चूंकि ये वाला क्वेश्चन जो है, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराने से पहले एक बार रीड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो एमसीक्यू नंबर 1 है, ये पहले वाले पॉइंट से डील करता है। तो अभी तक हमने जितनी भी सारी आपके साथ बातें की हैं, उससे हमारा एमसीक्यू 1 कवर हो जाता है। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय नाइस फॉर एडवर्टाइजिंग
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रियो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, जो नाइस ने ट्रियो को 550 की जो पेमेंट की फॉर एडवर्टाइजिंग मतलब सर्विसेज, उसमें क्या होना चाहिए था, उसमें साहब नाइस को सेक्शन 165 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से 6% का 6% की इक्वलाइजेशन भी लगानी चाहिए थी। मतलब 550 का 6% बोले तो 33,000 रुपए। अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी को नहीं काटते, इफ यू हैव फेल्ड टू मेक द इक्वलाइजेशन लेवी, तो जितना अमाउंट आपने इक्वलाइजेशन लेवी का नहीं काटा उतने की आपको पेनल्टी बन जाती है। ठीक बात है। अच्छा हाँ, अगर आप इक्वलाइजेशन भी काट के रख लेते हैं, बट अगर आप इसको टाइम से जमा नहीं करते तो 1,000 रुपए रोज की पेनल्टी लगती है। तो इस बात को, तो ये बात आपको पता है। अच्छा, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, दिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195। नहीं, 195 का टीडीएस नहीं बनता, बिकॉज चूंकि ट्रियो का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है ही नहीं, इसकी वजह से उसका जो बिजनेस प्रॉफिट है इंडिया में एज सच एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, इक्वलाइजेशन ऑफ 33,000 इज डिडक्टेबल, हाँ, एंड पेनल्टी ऑफ 1,000 पर डे, नहीं, पेनल्टी यहाँ पे इक्वल टू द अमाउंट दैट यू हैव फेल्ड टू मेक इक्वलाइजेशन लेवी। मतलब पूरा का पूरा इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट जितना आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं मतलब काटा, वो पूरी पेनल्टी बन जाएगी। इसका मतलब पूरी 33,000 की पेनल्टी बन जाएगी। आई होप अभी बात आपको समझ आई। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ऑन 1/4/2023 नाइस लिमिटेड एडवांस अ लोन ऑफ 2.5 करोड़ टू ज़ाइलो इंक एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी। अच्छा, नाइस ने 2.5 करोड़ का लोन दिया ज़ाइलो इंक को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। As on that date, the book value of total assets in the books of Xylo was 4.52 करोड़। तो इसका मतलब Xylo की जो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स है वो है 4.52 करोड़, और नाइस ने जो लोन दिया है वो है 2.5 करोड़। तो अगर आप देखेंगे साहब, नाइस का जो लोन है वो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स का कितना परसेंट बनता है सर, 2.5 डिवाइडेड बाय 4.52, ये बनता है 55.31% समथिंग। डियर, आपको कुछ याद आना चाहिए, अगर आप किसी भी एंटिटी को कोई लोन देते हैं जो कि उसका एटलीस्ट 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कंस्टिट्यूट करता है, तो आप दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गया, इस पर सेक्शन 92 है। ठीक बात है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़ाइलो और नाइस यहाँ पे क्या बन गए आपस में, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा, आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स ऑफ ज़ाइलो 5 आर अपॉइंटेड बाय नाइस। ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो कंडीशन है वो ये है साहब कि आपको मोर देन 50% डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 10, जिसमें से आपने सिर्फ 5 का अपॉइंटमेंट किया है, तो ये मोर देन 50%, तो ये मोर देन 50% नहीं है, इट इज इक्वल टू 50%। तो इसका मतलब नाइस और ज़ाइलो आपस में एसोसिएटेड तो है, बट साहब सिर्फ एक कंडीशन की वजह से, और वो वाली कंडीशन क्या है, नाइस ने ज़ाइलो को जो लोन का एडवांस किया है वो उसके बुक वैल्यू ऑफ दी टोटल एसेट्स का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 51% से ज्यादा है। तो सेकंड एमसीक्यू उसी से डील करता है, मेरे साथ साथ देख लें। आर नाइस एंड यहाँ पे गलती से इन्होंने लिख दिया ट्रियो, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था मतलब ज़ाइलो। आर नाइस एंड ज़ाइलो आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इफ सो व्हाई, तो साहब ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो है। यस, सिंस लोन एडवांस्ड बाय नाइस टू ज़ाइलो इज नॉट लेस देन 51%। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो हमारा 2 का करेक्ट ऑप्शन है ए। तो सर हमें आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है डियर, हम टाइम पास नहीं करते। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या था, डी। अच्छा, आगे आते हैं, देखेंगे ऑन 9/11/2023 ट्रियो इंक सोल्ड 3,500 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय। ट्रियो इंक क्या है, एक कंट्री टी कंपनी। ट्रियो इंक क्या है साहब, एक कंट्री टी कंपनी, मतलब एक विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। On 9/11/2023, Trio Inc. sold 3,500 equity shares held by it in an Indian company। तो इसका मतलब कि एक विदेशी कंपनी ने इंडिया की कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे सेक्शन 911 के हिसाब से जो कैप गेन होगी ये डीम्ड टू अराइज इन इंडिया हो जाएगी, अकॉर्डिंगली इट वुड बी लायबल टू टैक्स इन इंडिया। ठीक बात है। अच्छा, तो साहब ये जो सेल किया वो 102 रुपए पर शेयर, दीज वेयर बाउट बाय ट्रियो ऑन 15 अप्रैल 2011 में परचेज किया था, मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, फॉर 36.40 पर शेयर। अच्छा, बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स वेर इफेक्टेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये शेयर्स मार्केट में क्या है, दीज आर लिस्टेड शेयर्स। तो इसका मतलब एसटीटी वगैरह आपने पे कर दिया होगा, तो इसका मतलब ये जो सेल्स ये जो कैप गेन होगा ये सेक्शन 112A में कवर होगा। बट सर जब ये शेयर्स आपने परचेज किया था उस समय तो लॉन्ग टर्म कैप गेन एग्जेम्प्ट हो जाता था अंडर सेक्शन 1034। तो जो मतलब सेक्शन 112A आया तो उसने आपको कंपनसेशन के लिए 2 चीजें दी। एक तो रेट ऑफ टैक्स बहुत कम रखा 10%, पहला 1 लाख रुपए तक का कैप गेन एग्जेम्प्ट कर दिया, और तीसरा इसने क्या किया कि अगर आपने कोई शेयर्स पहले परचेज किए हुए हैं तो 31 जनवरी 2018 को आप उसकी मार्केट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं एज इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक बात है। ऑल्दो मैंने ये शेयर्स जो हैं वो परचेज किया था
₹36.40 का 15 अप्रैल 2011 को। बट सेक्शन 55 को अमेंड किया गया था और ये कह दिया गया था कि ऐसे केस में जहां पे सेक्शन 112 अप्लाई कर जाता है, वहां पे अगर आपने शेयर्स को 31 जनवरी 2018 के पहले परचेज किया है तो आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/3/2018। और यहाँ पे लकली आपको इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 90। ऑल्दो इन शेयर्स की मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹36.40 होनी चाहिए थी, बट सेक्शन 55 के हिसाब से मैं इसको कितना कंसिडर करूंगा, ₹90। तो मुझे चलो फिर टाइम पास नहीं करते, मुझे बताएंगे साहब आप यहाँ पे LTCG कितना बनता है, मतलब यहाँ पे कैप गेन कितना बनता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से, ये क्या बनेगा LTCG। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 3500 शेयर है, ₹102 का बिका है, तो 3500 × 102 बोले तो 357। क्या यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, नहीं। जहाँ पे मतलब सेक्शन 112 अप्लाई करता है वहां पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑल्दो 36.40 आना चाहिए था, बट सेक्शन 55 के हिसाब से ये ₹90 कंसिडर किया जाएगा। 90 × 3500 बोले तो 315। तो आपका LTCG कितना बनता है, ट्राई होगा सर ₹42,000। तो चूंकि 1 लाख रुपए तक का LTCG आपका ऐसी एग्जाम्प्ट है, तो ऑल्दो आपका 42,000 का LTCG बनता है, बट सेक्शन 112E के हिसाब से कोई टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 112E के हिसाब से कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, बिकॉज 1 लाख रुपए तक का LTCG 112 वाला एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। आई होप आपको ये बात याद है। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे 42,000 द सेम वुड बी टैक्सेबल, नहीं 42,000 बट द सेम वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी टैक्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 3 का आंसर गया P। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे। अच्छा, आगे एक और पैरा इन्होंने दिया है, पहले वो पैरा पढ़ लेते हैं, देखेंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे CIA वगैरह दिया जो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमें इंडेक्सेशन यहाँ पे कंसिडर नहीं करना। नाइस लिमिटेड रिसीव्ड द ड्राफ्ट ऑर्डर फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर एज पर सेक्शन 144C। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C 2 लोगों को मिलता है। एक तो मिलता है नॉन रेसिडेंट एसएससी को, और दूसरा वो मिलता है रेसिडेंट एसएससी को, यदि उनका जो वेरिएशन आ रहा है या उनका जो असेसमेंट में जो वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ALP डिटर्मिनेशन की वजह से। ठीक बात है, क्योंकि नाइस यहाँ पे एक रेसिडेंट एसएससी है, तो 144C का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिलने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि TPO ने आपके लिए कोई वेरिएशन वगैरह आइडेंटिफाई किया है। तो अगर आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे तो नाइस लिमिटेड रिसीव्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डर फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर as per section 144C due to the variations determined by the transfer pricing officer in ALP for the assessment year 23-24। अच्छा, अब जब मेरे पास आप जब ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है तो मेरे पास इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं उस ऑर्डर को, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मेरे पास आया है फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर, मैं उसे इग्नोर कर दूं, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर जो असेसिंग ऑफिसर है मुझे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा और मैं इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील्स में मैं अपील कर दूं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मेरे पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया है, क्योंकि ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, इट इज नॉट द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, तो मैं इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन द गिवन टाइम पीरियड में मैं DRC में जाऊं, मतलब DRP में जाऊं और मैं अपना डिस्प्यूट रेज करूं और अकॉर्डिंगली जो मतलब DRP है वो असेसिंग ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा और अकॉर्डिंगली फिर मेरे पास फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा। मैं दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, देखेंगे। However, NICE Limited does not prefer to file the objections against the draft order before the DRP. Instead, it wants to file an appeal before the CIT appeals। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया, आप इसके अगेंस्ट जो है वो DRP में ही अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर दें और DRP जो है आपके ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करते हुए असेसिंग ऑफिसर को कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा, जो असेसिंग ऑफिसर आपके फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को प्रिपेयर करने से पहले मतलब कंसिडर करेगा और उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। फिर आप इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कहां जा सकते हैं, ITAT जा सकते हैं। या अगर आप ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह रेज नहीं करते तो फिर आप डायरेक्टली आप इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो आपके पास आएगा आप उसके अगेंस्ट आप CIT appeals जा सकते हैं। तो ये MCQs बड़े आसान थे डियर, पता नहीं ऐसे MCQs रियलिटी में एग्जाम में तो नहीं आते, बट चले एनी हाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू द रेमेडीज अवेलेबल। तो आपके पास दोनों रेमेडीज अवेलेबल है। आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं बिफोर द DRP अगेंस्ट द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और आप CIT appeals में भी जा सकते हैं बट अगेंस्ट द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। तो आप इधर और भी दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भुवन प्लेसेस बल्क ऑर्डर ऑन ABC मार्केट प्लेस लिमिटेड। अच्छा, एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर फॉर बाइंग 100 टोस्ट शेयर्स अ प्रोडक्ट लिस्टेड बाय DEF सेलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। DEF कौन है यहाँ पे, DEF इज ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, और ABC मार्केट प्लेस कौन है साहब, ये है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या है, और मिस्टर भुवन है यहाँ पे बायर। तो मिस्टर भुवन जो है वो एक ई-कॉमर्स
ऑपरेटर मतलब एबीसी मार्केट प्लेस के पोर्टल के थ्रू डीईएफ के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। तो डीईएफ यहाँ पे कौन बन गया, डीईएफ इज द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अच्छा, ABC Marketplace acts as a buyer side ECO for Bhuvan as well as the seller side ECO for DEF seller। बिल्कुल सही बात है। तो ABC Marketplace को यूज करके भुवन जो है वो परचेस कर रहे हैं, तो भुवन के लिए ABC Marketplace क्या बन गया, बायर साइड मतलब बायर साइड ECO। और ABC Marketplace को यूज करके ही DEF जो है वो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग बायर्स तक पहुंचा रहा है, तो ABC Marketplace DEF के लिए क्या बन गया, सेलर साइड ECO। अच्छा, एंड चार्जेस अ कन्वेंस फीस ऑफ ₹10 पर टोस्टर टू डीईएफ। तो ध्यान दीजिएगा, एबीसी मार्केटप्लेस जो है वो डीईएफ से ₹10 पर टोस्टर के हिसाब से कन्वेंस फी वगैरह चार्ज करता है। अच्छा, डीईएफ सेलर प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड चार्जेस द बायर ₹1170 पर टोस्टर इंक्लूडिंग, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग पैकिंग, शिपिंग एंड कन्वीनियंस फी। अच्छा, डीईएफ सेलर पेज XYZ लॉजिस्टिक्स ₹5 पर टोस्टर फॉर शिपिंग, MNO retailer ₹15 पर टोस्टर फॉर पैकेजिंग एंड कन्वीनियंस फी ऑफ ₹10 पर टोस्टर। ठीक बात है, डीईएफ सेलर रेजेस द इनवॉइस ऑफ 1170 पर टोस्टर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सेक्शन 194 के टीडीएस से जुड़े हुए कुछ एडिशनल गाइडलाइंस सीबीडीटी ने इशू किया था, जिसका डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आपके पास। उस वीडियो की समरी ये है एज रिगार्ड टू द एडिशनल गाइडलाइंस ऑफ सीबीडीटी कि जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ परचेज करते हैं, तो साहब जब मान लीजिए कि मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज किया, तो फ्लिपकार्ट में जो पर्सन उन प्रोडक्ट्स को मुझे एक्चुअली सेल कर रहा है, बिकॉज फ्लिपकार्ट इज ऑपरेटिंग जस्ट लाइक अ पोर्टल, तो कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि मतलब पर्सन होगा जो फ्लिपकार्ट का पोर्टल यूज करके मुझे वो प्रोडक्ट एक्चुअली सेल कर रहा होगा। तो जो भी उस प्रोडक्ट का एक्चुअल हम कह सकते हैं कि सेलर है, उसे हो सकता है कि इस वाले प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या पे करना पड़े। उसको हो सकता है पैकिंग चार्जेस पे करना पड़े, उसे हो सकता है शिपिंग चार्जेस पे करना पड़े, उसे हो सकता है कि फ्लिपकार्ट को कुछ प्लेटफॉर्म फीस वगैरह पे करनी पड़े, या फिर कोई कन्वीनियंस चार्ज वगैरह पे करना पड़े। इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फ्लिपकार्ट बीइंग द ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसे 194O के हिसाब से टीडीएस करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 1% ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्ड। मतलब फ्लिपकार्ट ने सेलर का जो भी ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वगैरह सेल किया है उसका 1% उसे टीडीएस करना पड़ता है। और जब मैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स निकालता हूं तो मुझे किस अमाउंट पे निकालना है, सिंपल सा शॉर्टकट है। ऑल्दो हमने इसका डिटेल्ड वीडियो अमेंडमेंट वीडियो में अपलोड किया हुआ, यहाँ पे हम आपका टाइम पास नहीं कर रहे। सिंपल सा शॉर्टकट है कि जो एक्चुअल सेलर है वो कितने अमाउंट का इनवॉइस इशू करता है बायर के लिए, तो जितने अमाउंट का इनवॉइस इशू होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीईएफ सेलर ने यहाँ पे बायर के लिए जो इनवॉइस इशू किया है वो ₹1170 पर टोस्टर का किया है। भले डीईएफ सेलर यहाँ पे जो इनवॉइस जो रेज कर रहा है उसके अलावा भी डीईएफ जो है वो हो सकता है पैकिंग चार्जेस के फॉर्म में कुछ पैसा दे, हो सकता है शिपिंग चार्जेस के फॉर्म में दे, हो सकता है कि फ्लिपकार्ट, हो सकता है कि एबीसी मार्केट प्लेस को मतलब कन्वीनियंस फीस के नाम का पैसा दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीईएफ सेलर इन सारे के सारे खर्चों को जो डीईएफ कर रहा है अगर बायर से रिकवर करता है और अकॉर्डिंगली उसको इनवॉइस में डाल देता है, तो लेट्स से डीईएफ क्या करता है, ₹1170 अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट रखता है, प्लस ₹30 जो है वो पैकिंग शिपिंग चार्जेस वगैरह के नाम का ऐड करके ₹1200 का इनवॉइस इशू करता है। तो मैं फिर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स किस वैल्यू को लूंगा फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194? सर ₹1200 बिकॉज इट इज द इनवॉइस वैल्यू। बट यहाँ पे डीएफ सेलर ऐसा नहीं कर रहा, यहाँ पे ये जो इनवॉइस वैल्यू जो यहाँ पे जो इनवॉइस जो रेस कर रहा है वो ₹1170 का रेस कर रहा है। क्योंकि इनवॉइस ₹1170 का रेस हो रहा है तो इसका मतलब बायर से सेलर अल्टीमेटली किस अमाउंट को रिकवर कर रहा है, 1170। तो ये हिसाब आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, तो चूंकि 100 यूनिट्स आपने परचेज किया है, मिस्टर कौन है साहब, अच्छा मिस्टर भुवन ने 100 यूनिट्स परचेज किया है, तो जो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ₹1170 का 100 रुपीज मतलब 100 यूनिट्स, तो 1,11,700। अच्छा, तो क्या इसमें कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती है क्या? हाँ सर, टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती है, बट सर 5 लाख रुपए तक का अगर आप सेल्स करते हैं तब तो फिर 194 में टीडीएस नहीं बनता। डियर, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, बट अगर आप देखेंगे तो डीईएफ सेलर यहाँ पे कौन है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो 5 लाख रुपए वाला जो बेनिफिट है ये डीईएफ सेलर को अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, इज देयर एनी टैक्स रिक्वायर्ड टू बी
deducted in respect of orders placed by Mr. Bhuvan? If yes, by whom and what amount of tax needed to be deducted? अच्छा, तो किस अमाउंट पे टीडीएस होना चाहिए वो तो हमने देख लिया. डेट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स, डेट इज 1,11,700 रुपए, बिंग द इनवॉइस वैल्यू, मतलब बिंग द वैल्यू इनवॉइस्ड बाय डीएफ टू मिस्टर भुवन. अच्छा, अब सवाल बनता है कि सर ये टीडीएस किसको करना है? तो सेक्शन 194 क्लियरली बोलता है साहब कि जो टीडीएस करना है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना है. अब सवाल बनता है कि सर अगर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं तो फिर किस ईसीओ को करना है, मींस की मतलब किस ईओओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ईसीओ को करना है. तो जो सेलर साइड ईसीओ है, जो एक्चुअल सेलर को पे करने के लिए लायबल है, उसे टीडीएस करना है. फिर से, अगर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं तो जो हमारा ईसीओ है, जो कि है सेलर साइड ईसीओ, जो अल्टीमेट सेलर को पे करने के लिए लायबल है, उसे टीडीएस करना है. मुझे बताएंगे यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ एक ही ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है, वो है एबीसी मार्केट प्लेस, और यही वो ईसीओ है जो कि एक्चुअल सेलर डीईएफ को पे करने के लिए लायबल है. तो यहाँ पे टीडीएस किसको करना है? एबीसी सेलर्स को, मतलब सॉरी एबीसी मार्केट प्लेस को. ठीक बात है, 1% के रेट पे 194. अच्छा, तो देखेंगे साहब टीडीएस तो बनेगा, तो यस, तो ये नो वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया. और टैक्स ऑफ 1,11,700 का 1% बोले तो 1,170. अच्छा, 1117. अच्छा, कितना बनता है साहब ये? अच्छा, ये बनता है 117,000 बनता है ना, तो 1% हुआ 1,170 रुपए. चले, यस, टैक्स ऑफ 1,170 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय एबीसी मार्केट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे इसमें कुछ बातें लिखी हुई है. मिस्टर सार्थक प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 500 डेकोर वॉल क्लॉक्स ऑन ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. अच्छा, तो एक और पर्सन है मिस्टर सार्थक जिन्होंने 500 वॉल क्लॉक्स का ऑर्डर प्लेस किया है ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. इट इज आल्सो काइंड ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक ई कॉमर्स पोर्टल वगैरह मैनेज करता है. दीज क्लॉक्स आर लिस्टेड एंड ओन्ड बाय एबीसी मार्केटप्लेस लिमिटेड. अच्छा, एबीसी मार्केटप्लेस लिमिटेड ने इन प्रोडक्ट्स को ओएनडीसी के थ्रू लिस्ट किया है और ये इसे ओन करता है. चले, मिस्टर सार्थक मेड अ पेमेंट ऑफ 665 वॉल पर वॉल क्लॉक ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म वाया पेटीएम. तो पेटीएम इज एक्टिंग लाइक एन पेमेंट गेटवे, आप कह सकते हैं कि पेटीएम यहाँ पे पेमेंट गेटवे की तरह से काम कर रहा है. अच्छा, ONDC credited 655 per wall clock after deducting its convenience fee to ABC Marketplace. The invoice of 665 per wall clock includes shipping charges of 10 wall clock packing and इतना. अच्छा, तो यहाँ पे अगेन मुद्दे वाली बात क्या है कि हम जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 194, वो रहेगा कि साहब सेलर, जो एक्चुअल सेलर है, वो बायर को किस अमाउंट पे इनवॉइस रेज करता है. यहाँ पे एक्चुअल सेलर कौन है सर? एबीसी मार्केटप्लेस. बायर कौन है? मिस्टर सार्थक. एबीसी मार्केटप्लेस बायर को किस अमाउंट का इनवॉइस रेज करता है सर? 665 रुपए पर वॉल क्लॉक. एक्चुअल सेलर बायर को जिस अमाउंट का इनवॉइस रेज करेगा वही साहब आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर होगा. ठीक बात है, ये हमने आपके साथ डिटेल में इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने आपके साथ वो अमेंडमेंट वीडियो में की, उसको जरूर से देखें. तो हमारे यहाँ पे सेल्स अमाउंट कितना हो गया? 665 रुपए इंटू 500 डेकोर वॉल क्लॉक्स है, तो 665 इंटू 500 बोले तो 332,500. इस पे बनेगा टीडीएस 194 होगा. बट सवाल बनता है टीडीएस करेगा कौन? टीडीएस करेगा वो ईसीओ जो कि एक्चुअल सेलर को पे करने के लिए लायबल है. यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअल यहाँ पे सेलर कौन है सर? एबीसी मार्केटप्लेस. बट एबीसी मार्केटप्लेस इज आल्सो एन ईसीओ. एबीसी मार्केटप्लेस इज आल्सो एन ईसीओ. अगर आप देखेंगे डियर, एबीसी मार्केटप्लेस इज आल्सो एन ईसीओ एंड एबीसी मार्केटप्लेस इज आल्सो द सेलर. यहाँ पे ओएनडीसी इज आल्सो एन ईसीओ और एबीसी मार्केटप्लेस इज आल्सो एन ईसीओ. बट एबीसी मार्केटप्लेस इज एन ईसीओ प्लस 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 एक्चुअल सेलर, और एक्चुअल पेमेंट कौन कर रहा है? ओएनडीसी. तो चूंकि ओएनडीसी इज द ईसीओ, फिर से ओएनडीसी वो ईसीओ है जो एक्चुअल सेलर को पे करने के लिए लायबल है, इसलिए यहाँ पे 194 का कंप्लायंस किसको करना पड़ेगा? तो 332,500 बोले तो 3,325 रुपए. क्या बात है, तो इसका आंसर ए हो गया. 6 का आंसर क्या बन गया हमारा? ए. और 5 का आंसर क्या बन गया था? बी. चलिए आगे बढ़ते हैं. वुड योर आंसर इन एमसीक्यू 5. एमसीक्यू 5 बोले तो जहां पे भुवन ने टोस्टर परचेज किया था एबीसी मार्केटप्लेस के प्लेटफॉर्म से और जिसका सेलर था डीईएफ सेलर. अच्छा, उन्होंने पूछा हुआ है वुड योर आंसर टू एमसीक्यू 5 बी डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय मिस्टर भुवन इफ इट इज अज्यूम्ड दैट. अच्छा, डीईएफ सेलर इज एन इंडिविजुअल एंड दिस इज द ओनली सेल्स रिसिप्ट. अच्छा, तो अगर साहब डीईएफ सेलर एक इंडिविजुअल है और अगर वो 5 लाख रुपए तक का सेल्स किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है और अगर वो अपना पैन या आधार उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को फर्निश कर देता है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को 194 का टीडीएस नहीं करना. और यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि दैट वाज द ओनली सेल्स जो कि डीईएफ
सेलर ने एबीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया था और जिसकी वैल्यू कितनी बनती थी सर 1170 रुपए का टोस्टर था और 100 पीस भुवन ने परचेज किया था, मतलब 1,17,000 समथिंग बनती थी, 1,11,700 समथिंग बनती थी, 1170 इंटू 100, हाँ 1,17,000 रुपए बनती थी। अच्छा, तो चूंकि ये 5 लाख रुपए तक है और अगर सेलर अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस 194 का नहीं करना, प्रोवाइडेड मिस्टर मतलब प्रोवाइडेड डीईएफ जो है अपना पैन या आधार जो है वो ईबीसी मार्केट प्लेस को दे दे। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि क्या यहाँ पे टीडीएस बनता है। अच्छा, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन दिस केस, क्योंकि हमें कोई और ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 7 का ऑप्शन होना चाहिए डी कि साहब यहाँ पे जो है वो टैक्स नहीं काटना। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा कंप्लायंस का पॉइंट अभी भी मतलब मिसिंग है कि डीईएफ को जो है अपना पैन या आधार एबीसी सेलर को देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे टीडीएस नहीं होगा, अदरवाइज टीडीएस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्यूम दैट मिस्टर भुवन हैज रिप्लेस्ड 5 टोस्टर एंड रिटर्न 5 टोस्टर। ध्यान दीजिएगा डियर, जो प्रोडक्ट जिसमें 194 का टीडीएस हो गया, अगर कोई प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस करके उसके बदले अगर नए प्रोडक्ट ले लिए जाते हैं, तो टीडीएस जो पहले वाले प्रोडक्ट्स में किया गया, जिसको रिप्लेस किया गया है, उसका टीडीएस जो प्रोडक्ट रिप्लेस होके गया है उससे एडजस्ट हो जाता है, बात खत्म हो गई। बट अगर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया जाता है, तो जो प्रोडक्ट जिसमें ऑलरेडी टीडीएस हो गया, तो क्या उसको रिफंड करेंगे? नहीं, सरकार उसको रिफंड नहीं करेगी। सरकार बोलती है कि आप उसी फाइनेंशियल ईयर में किसी और पर्सन के साथ जो ट्रांजेक्शन करोगे उसमें उस टीडीएस को एडजस्ट कर लेना। तो मुद्दे वाली बात क्या है कि जो यूनिट्स आपके रिप्लेस हो गए, रिप्लेस्ड यूनिट्स पे टीडीएस का एडजस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज जो टीडीएस पहले कटा था वो रिप्लेस्ड यूनिट के साथ मैच कर गया। और जो यूनिट रिटर्न हो गए, उन यूनिट्स का जो टीडीएस होगा वो जो है वो अगले ट्रांजेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिप्लेस्ड टोस्टर्स, ठीक बात है। एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन रिटर्न टोस्टर वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट सेल्स इफ एनी। तुम्हारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Assume that ABC Marketplace provides a discount of ₹10 each to both Mr. Bhuvan and Mr. Sarthak on the sale of toaster and wall clocks. Is there any tax adjustment? जगह अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डियर, अगर कोई डिस्काउंट है, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट है, तो फिर डिस्काउंट दे कौन सकता है? तो ये सारी बातें हमने आपके साथ डिटेल में अमेंडमेंट वीडियो में डिस्कस की हैं। डिस्काउंट दे सकता है मार्केट प्लेस और डिस्काउंट दे सकता है एक्चुअल सेलर। अगर डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस दे रहा है जो कि एक्चुअल सेलर नहीं दे रहा, तो उस वाले डिस्काउंट का 194 के टीडीएस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, क्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल लेट से अपना आईफोन 1.5 लाख रुपए का फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहा है, बट फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे के चक्कर में उसमें 5,000 रुपए का डिस्काउंट अपनी तरफ से दिया हुआ है। तो सर तो फिर फ्लिपकार्ट उस 5,000 को कहां से बियर करेगा? डियर, फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म के प्रमोशन के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए आपको पता है डियर, फ्लिपकार्ट इतने सालों से लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट नहीं कमाया उसने। और अमेजॉन इंडिया भी लॉसेस में चल रहा है क्योंकि अपने तरफ से बहुत हैवी डिस्काउंट देते हैं अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनको पता है एक बार इनका अगर प्लेटफॉर्म प्रमोट हो गया तो ये और भी बहुत सारे बिजनेसेस से पैसा कमा सकते हैं। बट सबसे बड़ी चीज है प्लेटफॉर्म को लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल बनाना, ठीक बात है। अच्छा, तो लेट से एप्पल ने आईफोन 1.5 लाख रुपए का फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किया, जिसमें 5,000 रुपए फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया। मतलब डिस्काउंट इज गिवन बाय द मार्केट प्लेस मीन्स द ईसीओ, जो कि एक्चुअल सेलर नहीं दे रहा। एक्चुअल यहाँ पे सेलर कौन है? आईफोन मतलब एप्पल। तो अगर कोई डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस अपनी जेब से दे रहा है जो एक्चुअल सेलर नहीं दे रहा, तो इस वाले डिस्काउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट। मतलब एक्चुअल मतलब ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। बट अगर कोई डिस्काउंट एक्चुअल सेलर दे रहा है, अगर कोई डिस्काउंट एक्चुअल सेलर दे रहा है, लेट से एप्पल जो है वो अपने 1.5 लाख रुपए के आईफोन का 5,000 रुपए को वो मतलब डिस्काउंट में सेल कर रहा है, तो एप्पल जो इनवॉइस बनाएगा साहब वो 1.5 लाख रुपए में से 5,000 रुपए डिस्काउंट घटा के 1,45 का इनवॉइस बनाएगा। तो चूंकि यहाँ पे एप्पल बीइंग द एक्चुअल सेलर वो आपको मतलब डिस्काउंट दे रहा है जो कि उसने इनवॉइस में एडजस्ट किया हुआ है, तो जब हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम 1,50 की जगह 1,45 लेंगे 1% के टीडीएस के लिए, ठीक बात है। अच्छा, भुवन को जो प्रोडक्ट सेल किया गया था
उसके लिए एबीसी मार्केट प्लेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईसीओ की तरह से काम करता है। एक्चुअल सेलर यहाँ पे डीईएफ है। और अगर एबीसी मार्केट प्लेस अपने तरफ से 10 रुपए का डिस्काउंट देता है तो 1170 रुपए पर यूनिट का जो प्राइस था, जो डीईएफ ने भून से चार्ज किया था, वो 1170 रुपए ही रहेगा, 1160 रुपए नहीं हो जाएगा, बिकॉज द डिस्काउंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द मार्केट प्लेस, नॉट बाय द एक्चुअल सेलर बीइंग द डीईएफ सेलर्स। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमारे लिए पहले केस में टीडीएस किस अमाउंट पे बनेगा, 1170 इंटू 100 बोले तो 1,17,000। अच्छा, तो 1170 ऑन द सेल ऑफ टोस्टर। अच्छा, बट पर सेकंड केस में, सार्थक वाले केस में, चूंकि एबीसी मार्केट प्लेस इज द एक्चुअल सेलर और अगर एक्चुअल सेलर ही डिस्काउंट दे रहा है तो उस केस में डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा वो 194 होकर टीडीएस के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअल सेल्स प्राइस था 665 रुपए, जिसमें से 10 रुपए का डिस्काउंट अगर एबीसी मार्केट प्लेस दे रहा है तो एक्चुअल सेल्स प्राइस कितना हो गया साहब, 665 गया 655 रुपए। तो 500 टोस्टर आपने सेल किया था तो आपका जो अमाउंट बनता है वो बनता है 327,500। अच्छा, तो वॉल क्लॉक में 327,500 और टोस्टर में 117। तो वॉल क्लॉक में 327,500 और टोस्टर में 117। आई होप आपको बात समझ आई डियर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक लिमिटेड एन इंडियन कंपनी टुक ऑन लीज एन commercial premises for its operations. After some years, the company decided to vacate the premises and relocate to a new location. However, disputes arose with the lessor regarding the terms of vacating the premises. To resolve the dispute and to avoid any prolonged litigation, Dynamic Limited agreed not to claim the security deposit of 3.4 करोड़। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3.4 करोड़ का, क्या ये रेंट की तरह से है? नहीं सर। क्या ये लीज रेंटल है? नहीं। दैट इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और दैट इज अ कैपिटल डिपॉजिट फ्रॉम डायनेमिक टू द इंडियन कंपनी जिससे उन्होंने प्रीमाइसेस लीज पे लिया। पर डायनेमिक ने जब ये प्रीमाइसेस वेकेट करना चाहा तो कुछ मतलब डिस्प्यूट हो गया। तो डायनेमिक ने कहा कि ठीक है, हम अपना 3.4 करोड़ का जो डिपॉजिट हमने आपके पास जमा किया है हम उसको क्लेम नहीं करते, वो आप रख लो, हम उसे वेव करते हैं, मतलब हम उसे क्लेम नहीं करते। डायनेमिक क्या करता है, अच्छा, इट हैड इनिशियली पेड टू द लेसर एट द स्टार्ट ऑफ द लीज। तो उसका मतलब दैट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, whether the amount of security deposit foregone by Dynamic allows as a deduction। तो डायनेमिक के लिए क्या ये 3 करोड़ 40 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसने फॉरगोन कर दिया, मतलब इसने कहा कि ठीक है हम इसे वापस आपसे क्लेम नहीं करते, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से अलाउड होगा? इसका जवाब है नहीं। इसमें बहुत डिटेल्ड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं आपको केस का नाम बता देता हूँ, महिला आनंद फिलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने इसका डिटेल्ड केस एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया हुआ, आप उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सब सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में बताया हुआ है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट डायनेमिक ने अपने प्रीमाइसेस को लीज पे लेने से पहले जमा किया था, दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लीज रेंटल और लीज अमाउंट। ये क्या था, ये एक रिफंडेबल मतलब डिपॉजिट था जो कि लीज पीरियड के एंड में रिफंड हो जाता। अगर कोई रिफंडेबल नेचर का डिपॉजिट है जो कि लीज रेंटल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, फिर से अगर कोई रिफंडेबल नेचर का डिपॉजिट है जो लीज रेंटल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, वो अमाउंट हम लीज रेंटल की तरह से क्लेम से ट्रीट नहीं कर सकते, वो अमाउंट आपको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से अलाउड नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे डायनेमिक को इस 3 करोड़ 40 लाख रुपए का अमाउंट जो ऑल्दो इसने फॉरगोन कर दिया, ये रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से अलाउड नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, नो, डिडक्शन नॉट बी अलाउड एज सच एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैपिटल नेचर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। अच्छा, Satya Trust, a public charitable trust registered under Section 12 EBB of Income Tax Act, runs a hospital for the treatment of various diseases. अच्छा, मिस्टर मिस्टर सौरे, son of Mr. Neeraj, who is the founder of Trust, was admitted in the hospital for heart surgery. He was charged a total fees of 3,60,000 as against 7,40,000 charged by the hospital for similar treatment to the general public. Achha, the board of trustees are on the opinion that on the account of providing this benefit to Mr. Neeraj, the registration। नहीं साहब, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अगर आप अपने किसी प्रोहिबिटेड पर्सन को जो सेक्शन 13(3) में मेंशन्ड है, अगर आप उनको किसी भी तरह की कोई सर्विस वगैरह या कोई फैसिलिटी देते हैं इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट रिड्यूस प्राइसेस, तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल नहीं होता। बट हाँ, जो आपका मार्केट प्राइस है जो उस फैसिलिटी का जो आप और लोगों से चार्ज करते हैं और जो प्राइस आपने उन पार्टी से चार्ज किया, वो जो आपका अमाउंट है वो आपका लायबल टू टैक्स हो जाएगा, उसके लिए आपको एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे 7,40,000 रुपए जो आप किसी और पर्सन से चार्ज करते हैं, उस फैसिलिटी को आपने
फाउंडर के या ट्रस्टी के सन को सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 रुपए का दिया। ऑल्दो आपने ट्रस्टी को एक ऐसा बेनिफिट दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, जो कि एक प्रोहिबिटेड पर्सन है, बट इसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। होगा सिर्फ इतना कि 7,40,000 बीइंग द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फैसिलिटी माइनस 3,60,000 दैट यू हैव एक्चुअली रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रस्टी। मतलब बोले तो 3,80,000 ये एग्जामिशन की तरह से आपको अलाउड नहीं होगा, भले आप इसका 85% अप्लाई भी करते हैं तो भी आपको अलाउड नहीं होगा, ये आपका जो है वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन ब्रॉड में कैंसिल। हाउएवर द एग्जामिशन अंडर सेक्शन 11 वुड बी डिनाइड टू द ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर इनकम। नहीं साहब, पूरे इनकम के लिए एग्जामिशन डिनाई नहीं होगा, सिर्फ उस डिफरेंशियल अमाउंट के लिए आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा। नो, registration cannot be cancelled, entire income is eligible, ये बात भी सही नहीं है। नो, registration cannot be cancelled and value of benefits provided would be deemed as income of the trust। ठीक बात है, इसके लिए आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, ये आपकी इनकम बन जाएगी और इवन ये इनकम आपकी लायबल टू टैक्स हो जाएगी, और भले आप इसका 85% अप्लाई भी कर दें, इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अविरल ओपनड अ बैंक अकाउंट इन कंट्री आर ऑन 1/7/2020। ही हैड मेड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 5 लाख। अच्छा, 5 लाख आपने जमा किया 1/7/2020 को, 5 लाख प्लस हुआ इस दिन। 7 लाख आपने जमा किया 1/10/2020 को, तो 7 लाख प्लस हुआ इस दिन। और 12 लाख आपने जमा किया 1/9/2022 को, तो 12 लाख रुपए भी प्लस होगा, तो प्लस 12 लाख। और 25 लाख आपने जमा किया है और प्लस 25 लाख। ठीक बात है। अच्छा, तो डियर ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ब्लैक मनी लॉ का है। तो ब्लैक मनी लॉ में जो आपके पास फॉरेन एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यूएशन के कुछ रूल्स दिए गए हैं। जो फॉरेन बैंक अकाउंट है उसकी वैल्यूएशन होती है जो भी आपने डिपॉजिट किया वो अग्रीगेट डिपॉजिट, मतलब जितना आपने पैसा डिपॉजिट किया उसका अग्रीगेट उस अकाउंट की वैल्यू आती है। बट अगर आपने लेट से कोई डिपॉजिट किया है और वो जो मतलब डिपॉजिट आपने किया उसका सोर्स है फ्रॉम एन अर्लियर विड्रॉल, मतलब सर मतलब लेट से कि मैंने विदेश में एक अकाउंट ओपन किया और मैंने उस अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए, मैंने 10 लाख रुपीस अकाउंट में जमा किया, बट मैंने इस 10 लाख को विड्रॉ किया और अगेन फिर से जमा कर दिया। मैंने फिर से इस 10 लाख को विड्रॉ किया, अगेन फिर से जमा कर दिया, तो क्या 30 लाख रुपीस काउंट होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो आपने 10 लाख रुपीस डिपॉजिट किया डेट इज ओके। सेकंड जो आपने डिपॉजिट किया इसका सोर्स है अर्लियर डिपॉजिट का विड्रॉल और आपने फिर वो डिपॉजिट किया, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। थर्ड जो आपने जमा किया है इसका सोर्स है अर्लियर डिपॉजिट का विड्रॉल, इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा। तो टोटल आपका डिपॉजिट 10 लाख माना जाएगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे द डिपॉजिट ऑफ 12 लाख ऑन 1/9/2022 इज मेड आउट ऑफ द विड्रॉल ऑफ अर्लियर डिपॉजिट विद द स्टेट बैंक। इसका मतलब जो 12 जो आपने डिपॉजिट किया ये 12 आपने जमा किया 5 और 7 को निकाल के, तो 5 और 7 चूंकि ऑलरेडी काउंट हो गया, इसको विड्रॉ करके अगर आप फिर से 12 को फिर से अगर आप उसकी वैल्यू में ऐड कर दोगे साहब तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। इतना भी जो है वो हार्श होना ठीक नहीं है सरकार के लिए, इसलिए 12 काउंट नहीं होगा। बाकी आपकी फॉरेन अकाउंट की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 37 लाख रुपए। The value of undisclosed asset in the form of bank account under black money law would be 37 lakh rupees। I hope आपको ये बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जी लिमिटेड अ रेसिडेंट इंडियन कंपनी ऑन 1/4/2023 हैज बोरोड 80 करोड़ फ्रॉम एम इंक अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एफ। अच्छा, तो जी लिमिटेड ने एम इंक से 80 करोड़ रुपए बोरो किए 8% पर annum में, जो कि रिपेएबल है 12 साल में। अच्छा, फर्दर द लोन इज गारंटीड बाय ए इंक इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एफ, तो जिसको गारंटी किया हुआ ए इंक ने। C Inc, a non-resident, holds shares carrying 40% voting power in G Limited and A Inc. C Inc has also deposited 80 करोड़ with M Inc। अच्छा, तो थोड़ा सा इसका मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। G Limited जो एक इंडिया की कंपनी है और इसने 80 करोड़ रुपीस बोरो किया है M Inc से। तो M Inc ने G Limited को 80 करोड़ रुपए लोन दिया है, रुपीस 80 करोड़ लोन। ठीक बात है। अच्छा, तो रुपीस 80 करोड़ का लोन दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे साहब तो अच्छा ये हो गया। द सेड लोन इज रिपेबल। अच्छा, द लोन इज गारंटेड बाय ए इंक, तो एक ए इंक है, एक और कंपनी है ए इनकॉर्पोरेटेड जिन्होंने एम इंक को इस लोन की गारंटी दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो सी इंक एक और कंपनी है जो कि 40% वोटिंग पावर जी और ए दोनों में होल्ड करती है। तो एक कंपनी जिसका नाम है सी इंक, ये 40% शेयर्स जी में भी होल्ड करती है और 40% शेयर्स ए में भी होल्ड करती है। अच्छा, और सी लिमिटेड ने ना सी इंक ने ना 80 करोड़ रुपए एम इंक के साथ डिपॉजिट कर दिया एज अ मैचिंग अमाउंट। इन्होंने साहब 80 करोड़ रुपए जो लोन था उसके लिए 80 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन है साहब, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है।
94 बी साहब दो केसेस में अप्लाई करता है। 94 बी की जो लिमिटेशन है इंटरेस्ट के लिए वो दो केसेस में अप्लाई करती है। पहला कि अगर मैं लोन लेता हूं और अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं टू अ एनआरएई, अगर किसी नॉन रेजिडेंट एई को अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं लोन लेके तो 94 बी का लिमिटेशन आता है। या अगर मैं अपने अपने एई से, अपने फॉरेन एई से लोन न लेके अगर मैं किसी और लेंडर से लोन लेता हूं और अगर मैं किसी और पर्सन से लोन लेता हूं और अगर मेरा कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज उस पर्सन को जिससे मैंने एक्चुअली लोन लिया उसको गारंटी देता है उस लोन के लिए या कॉरस्पॉन्डिंग एंड मैचिंग अमाउंट जमा करता है, तो ये माना जाएगा कि मैंने जो लोन है वो फॉरेन ए से लिया, अकॉर्डिंगली 94 भी लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली जी लिमिटेड ने जो लोन लिया वो एम इंक से लिया। जी और एम का आपस में एज सच कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज का कनेक्शन नहीं बनता अगर मैं बाकी इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ता हूँ। अब आती है मुद्दे वाली बात। पहला, जी लिमिटेड ने जो लोन एम इंक से लिया उसको ए इंक ने उस लोन के लिए गारंटी दी। तो साहब ये ए इंक से जी का क्या लेना देना है? क्या ए इंक से जी का कोई लेना देना है? एक कंपनी जिसका नाम है सी, जो जी और ए दोनों में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी ओन करता है, मतलब थर्ड पर्सन होल्ड्स इक्विटी शेयर ऑफ 26% और मोर इन बोथ ऑफ द टू एंटरप्राइजेस। तो साहब सी और जी आपस में ए बन गए, सी और ए आपस में ए बन गए और ए और जी भी तो आपस में ए बन गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जी लिमिटेड ने जो एम इंक से लोन लिया, जी लिमिटेड का ए निकल आया ए, जी लिमिटेड का ए निकल आया ए। तो ए इंक क्या है? ए है ऑफ जी। कैसे? क्योंकि सी इंक जो है वो जी और ए दोनों में 40% इक्विटी ओन करता है। तो जी का ए बन गया ए और ए ने क्या किया? ए बनने के साथ साथ गारंटी दे दी। इसकी वजह से जो है जी लिमिटेड के इस लोन पे 94 भी लग जाएगा इस लोन के इंटरेस्ट। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात हो, जी लिमिटेड का ए सी इंक भी है क्योंकि सी एच साहब जो है वो डायरेक्टली जी पे मतलब 26% या उससे ज्यादा इक्विटी ओन करता है। और सी इंक ने जिस पर्सन ने जी को लोन दिया एम इंक, उसके पास एक कॉरस्पॉन्डिंग और मैचिंग अमाउंट जमा कर दिया। तो सी और जी भी आपस में ए हैं और सी ने एम इंक बीइंग द पर्सन हु हैज गिवन द लोन टू जी, उसके पास एक कॉरस्पॉन्डिंग और मैचिंग अमाउंट जमा कर दिया। इसकी वजह से भी यहाँ पे 94 भी लग गया। तो 94 भी दोनों वजहों से लग गया। तो अगर आप देखेंगे साहब दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, तो सवाल बनता है कि 94 बी जी लिमिटेड के इंटरेस्ट के ऊपर क्यों लग रहा है? सी लिमिटेड होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 40% वोटिंग पावर इन जी। क्या ये कारण है? सर ये कारण तो है बट ये इकलौता कारण नहीं है। अगर सी लिमिटेड कोई गारंटी ना दे या अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग या मैचिंग अमाउंट जमा ना करे तब 94 बी जी के ऊपर नहीं लगेगा। तो 1 का ऑप्शन तो सही है बट अगर आप 4 पढ़ेंगे, सी हैज डिपॉजिटेड 80 करोड़, तो यहाँ पे साहब एक ए ही है हमारा, मतलब जी का, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग और मैचिंग अमाउंट जमा कर देता है। तो इसका मतलब 1 और 4 के कंबाइंड एप्लीकेशन की वजह से 94 भी लग गया जी के इंटरेस्ट के ऊपर, जो जी ने जो एम से लोन लिया उसके इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक बात है, बात यहाँ खत्म नहीं होती। सी लिमिटेड होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 40% और बोथ इन सी एंड ए, इसकी वजह से जी और ए आपस में ए बन गए। पर फिर भी इसके अलावा ए ने साहब इस लोन की गारंटी दे दी। तो एक ऐसा ए है जो इस लोन की गारंटी प्रोवाइड करता है टू द एक्चुअल लेंडर, तो इसकी वजह से भी 94 भी लग गया। तो साहब 2 और 3 भी ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे 1 और 4 भी आ गया और 2 और 3 भी आ गया। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 1 और 4 भी है और 2 और 3 भी है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा इधर ए और भी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा देखेंगे केस सिनेरियो 1 ऑन 1/4/2023 फोकस लिमिटेड इन इंडियन कंपनी बोरोड 50 करोड़ एट 9.5% इंटरेस्ट फ्रॉम मैक्स लिमिटेड अ यूएस एंटिटी देयरबाय इंक्रीजिंग इट्स टोटल बोरिंग टू 65 करोड़। अच्छा, तो मैक्स लिमिटेड जो है मतलब फोकस लिमिटेड जो एक इंडिया की कंपनी है, उन्होंने मैक्स लिमिटेड से कुछ पैसे बोरो किए और इस पैसे को बोरो करके इन्होंने अपनी बोरिंग को बढ़ा लिया। 50 करोड़ रुपए बोरो किए जिससे इनकी टोटल बोरिंग 65 करोड़ रुपए हो गई। द सेड लोन इज गारंटेड बाय हिक इंक अनदर यूएस एंटिटी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ फोकस इज 180 करोड़। तो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स 180 करोड़ है। ध्यान दीजिएगा, फोकस का जो टोटल लोन है वो 65 करोड़ है, जिसमें से 50 करोड़ का लोन इसने मैक्स से बोरो किया जिसको गारंटी करता है हिक। 2 एंटिटीज एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगी यदि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी का जो लोन है उसका कम से कम 10% लोन की गारंटी करे। यहाँ पे फोकस का जो टोटल बोरिंग है वो 65 करोड़ है, जिसमें से 50 करोड़ के लोन की गारंटी हिक ने दे दी। तो इसका मतलब हिक जो है वो फोकस के कितने परसेंट लोन की गारंटी कर रहा है? 50 डिवाइडेड बाय 65 बोले तो 76% समथिंग। चूंकि वो 10% या उससे ज्यादा लोन की गारंटी कर रहा है फोकस का हिक, तो फोकस और हिक आपस में क्या बन गए? एसोसिएट एंटरप्राइज। ध्यान दीजिएगा, फोकस और हिक आपस में क्या बन गए?
एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए, और ये जो ए बन गए, और फोकस ने ये लोन किससे लिया हुआ है, आउटसाइड इंडिया से लिया हुआ है, और एक ऐसा पर्सन जो कि आपका ए है उसने इसके लिए गारंटी दी हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 94 भी लग गया। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ 90 इफ देयर इज इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। इफ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 देयर वाज एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 करोड़ अंडर सेक्शन 94 बी। डियर, अगर किसी इंटरेस्ट पे 94 बी का लिमिटेशन लगता है तो इंटरेस्ट आपको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना अलाउड होता है। पहला 30% ऑफ इबिटडा ऑफ डेट फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 या प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए फोकस का इबिटडा कितना है, नेट प्रॉफिट ऑफ फोकस 8 करोड़, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट 6 करोड़ मतलब 8 से 14, और 2.5 करोड़ और 1.5 करोड़ मतलब 14 और 4 बोले तो 18, 18 करोड़ इबिटडा है, तो 30% ऑफ इबिटडा बनता है साहब 5.4 करोड़। तो पहला लिमिट है 5.4 करोड़। और आपको 94 बी वाला जो नॉन रेसिडेंट को आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे, सर 50 करोड़ का लोन है, 9.5% पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 50 इंटू 9.5% बोले तो 4.75 करोड़। अच्छा तो साहब ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। आपको लिमिट कितना अलाउड है, 5 करोड़ 40 लाख, बट आप एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं जो 94 बी के दायरे में आता है 4.75 करोड़। तो ये सारे इंटरेस्ट आपको अलाउड है। 94 बी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का लिमिट नहीं लगा रहा है, एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट इज अलाउड, क्योंकि वो सारा का सारा 30% ऑफ इबिटडा के दायरे में आ रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं साहब देयर वाज एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड ऑफ 4 करोड़। तो अगर लेट से किसी प्रीवियस ईयर में, अगर किसी प्रीवियस ईयर में 94 बी की वजह से इंटरेस्ट का डिसअलाउंस हो गया, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं और अगले साल आप उसका सेट ऑफ कर सकते हैं टू दी एक्सटेंट 94 बी, मतलब टू दी एक्सटेंट आपका 94 बी का लिमिट अलाउड। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर 22-23 का जो इंटरेस्ट है आपका वो 4 करोड़ रुपए आपका डिसअलाउड है। प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका पूरा इंटरेस्ट अलाउड है, मतलब 5.4 करोड़ तक के लिमिट का इंटरेस्ट अलाउड है, पर 4.75 करोड़ का इंटरेस्ट कंसिडर करने के बाद भी जो आपके पास रिमेनिंग लिमिट बचती है वो कितनी बनती है, 4.75 बोले तो 65 लाख की। आप 65 लाख की लिमिट का जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आप इस साल पुराने वाले मतलब कैरी फॉरवर्ड इंटरेस्ट का कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 5.4 तो इस साल का हो गया, प्लस 6 मतलब 65 आप पहला वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, यू कैन कंसिडर। तो सर पहले वाले का अगर मैं 65 लाख कंसिडर करूंगा तो फिर ये 4 करोड़ का फिर रिमेनिंग क्या होगा, 4 करोड़ का 65 लाख अलाउड हो गया, जो रिमेनिंग बच गया उसको फिर आगे कंटिन्यू करें, क्या पता आगे भी एडजस्ट हो जाए। तो आपसे सवाल पूछा गया कि कितना इंटरेस्ट हमें अलाउड है, तो साहब ये आपको इंटरेस्ट अलाउड है 4.75 पहले वाला अलाउड है, 65 लाख रुपए इस बार का अलाउड है, मतलब 4 करोड़ 75 लाख इस बार का अलाउड है, 65 लाख ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउड है, और लोकल इंटरेस्ट जिसमें अच्छा 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने कहा लोकल इंटरेस्ट है जिसपे आपका 94 भी नहीं लगता, वो भी अलाउड है। तो 4.75 प्लस 0.65 प्लस 1.25, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट अलाउड है डेट इज 6.65। आगे आते हैं, देखेंगे फोकस लिमिटेड इंपोर्टेड टर्बो इक्विपमेंट्स वर्थ 30 करोड़ फ्रॉम हिक इंक, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 4.5 करोड़ ऑन द सेम वाज पेड। अच्छा फोकस लिमिटेड ने ना कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह इंपोर्ट किया था हिक से। अच्छा हिक इसका एसोसिएट एंटरप्राइज है, 30 करोड़ रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी जिसमें 4.5 करोड़ रुपए पे किया गया है बाय फोकस। द इक्विपमेंट्स वाज सोल्ड टू टी लिमिटेड एंड अनरिलेटेड पार्टी फॉर 40 करोड़। नॉर्मल जीपी मार्जिन ऑफ फोकस इन अ सिमिलर अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज 20%। यार आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक होता है एएलपी डिटरमाइन करने के लिए रीसेल प्राइस मेथड, यहाँ पे बेसिकली ये रीसेल प्राइस मेथड ही अप्लाई कर रहा है, बिकॉज आपने एक एसोसिएट एंटरप्राइज से जो प्रोडक्ट परचेज किया उसको आपने किसी अनरिलेटेड पार्टी को सेल किया, और आप ऐसे प्रोडक्ट अपने बाकी लोगों से भी परचेज करके, अनरिलेटेड पर्सन से भी परचेज करके सेल करते हैं, जिसमें आप 20% का प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम रीसेल प्राइस मेथड लगाते हैं तो उस केस में एएलपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं साहब कि जो आपका सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका रीसेल प्राइस क्या है। सर आपने इस प्रोडक्ट को कितने में सेल किया, 40 करोड़ में। इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो आपका नॉर्मल जीपी मार्जिन, वो है 20%, बोले तो 8 करोड़, और इसमें से माइनस कर दो कस्टम ड्यूटी, वो है कितना 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। तो कितना आपका एएलपी ऑफ द ट्रांजेक्शन कितना आता है, ये आता है साहब 40 माइनस 8 माइनस 4.5 बोले तो 27.5। तो ये जो सेल्स प्राइस, जो परचेज प्राइस होना चाहिए वो 27.5 होना चाहिए, और आपने कितना पे कर दिया, 30 करोड़ पे कर दिया। तो एएलपी ऑफ द ट्रांजैक्शन 27 करोड़ 50 लाख रुपए है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 30 करोड़ रुपीज है। 2.5 करोड़ रुपए का आपकी इनकम में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट वुड बी ऑफ 2.5 करोड़। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया,
अच्छा आगे आते हैं नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया बट एमसीक्यू बाकी है। अच्छा, फोकस लिमिटेड रिपैट्रिएटेड द एक्सेस मनी ऑन 31/3/2025। तो 2.5 करोड़ रुपए एक्सेस मनी है, उसको आपको रिपैट्रिएट करना है। अच्छा, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट इनकम दैट वुड बी एडेड इफ एसबीआई इज 1 ईयर मार्जिनल ऑफ 1 ईयर मार्जिनल ऑफ लेंडिंग रेट इज 11.25%। चूंकि आपने जो ट्रांजेक्शन वो इंडियन करेंसी में किया है, तो हम एसबीआई का 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फंड लेंगे प्लस 3.25 बेसिस पॉइंट लेंगे। तो ये हम लेंगे ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट ईयर, जो कि आपका प्रीवियस ईयर 24-25 हो जाएगा। अच्छा, तो 11.25 प्लस 3.25 बोलो तो 14.5%। अच्छा, यहाँ पे फोकस लिमिटेड ने सुमो मोटो प्राइमरी एडजस्टमेंट किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अपना आईटीआर फाइल किया था 30/11/2024। आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं 30 नवंबर को, क्योंकि आपका टीपी ट्रांजेक्शन है। इसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको रिपैट्रिएट करना है। तो 30/11/2024 को आपने पैसा आईटीआर फाइल किया, उसका 90 डेज बोले तो फरवरी के एंड तक, बट आपने इसको रिपैट्रिएट किया है 31/3/2025। तो आपने रिपैट्रिएट विद इन द गिवन टाइम पीरियड नहीं किया, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए पीरियड कहां से काउंट होगा? 1/12/24 से 31/3/25। तो कितने डेज बनते हैं? दिसंबर में 31, जनवरी में, फरवरी और मार्च 121 दिन बनते हैं शायद। कितने डेज बनते हैं साहब? 121 डेज बनते हैं। अच्छा, साल में टोटल डेज कितने हैं? 365। इंटरेस्ट रेट कितना है? 14.5%। किस अमाउंट पे होगा ये? 2.5 करोड़ का, 250 लाख। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनता है? ये बनता है 12,17,12 रुपए। अच्छा, 12,17,12। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। फोकस लिमिटेड डिसाइड्स नॉट टू रिपैट्रिएट द एक्सेस मनी एंड पे एडिशनल इनकम टैक्स। तो आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। इफेक्टिव रेट है 20.9664%। तो 250 लाख का 20.9664% बोले तो 52.416 लाख। अच्छा, 52,41,600 रुपए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो इजी क्वेश्चन है डियर। अच्छा, फोकस लिमिटेड डिसाइडेड टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द एंटायर एक्सेस मनी ऑन 15/3/2025। शुड इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द टोटल इनकम? इफ सो व्हाट इज द अमाउंट टू बी एडेड? अज्यूम एसबीआई 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट वो सब सेम। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आप रिपैट्रिएशन कर लें विद इन द 90 डेज, या अगर आप इस वाले पीरियड के बीच में एडिशनल इनकम टैक्स पे करते हैं, इट इज ओके। फिर से 90 डेज हम कहां से काउंट करेंगे? 1 दिसंबर से हमारा इंटरेस्ट का मतलब एक से आपका डेट शुरू हो जाता है, 1/2024 से 90 डेज। अगर आप इस पीरियड के बीच में एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दें, इट इज ओके। और 90 डेज कहां तक जाता है? दिसंबर में 31, जनवरी में 31 और फरवरी में 28। तो ये जाता है 28 फरवरी 2025। तो अगर आप 1/12/2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच में रिपैट्रिएशन कर लें, वेल एंड गुड। नहीं करते, एडिशनल इनकम टैक्स इस पीरियड में पे करते हैं, इस पीरियड में, वेल एंड गुड। अगर ये भी नहीं करते तो साहब, अगर आप नहीं करते, अगर आप इसके बाद एडिशनल इनकम टैक्स पे करते हैं, रिपैट्रिएशन करते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो इसी जगह से काउंट होना शुरू हो जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट है ये इसी जगह से काउंट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देते हैं, तो जब तक, तो यहां से इंटरेस्ट काउंट होके जब तक आप एडिशनल इनकम टैक्स पे करते हैं, उस दिन तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और उसके बाद एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देने के बाद आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना, मतलब रिपैट्रिएशन नहीं करना, और उसमें इंटरेस्ट का भी इंप्लीकेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने 15/3/2025 को एडिशनल इनकम टैक्स पे किया, तो हमारा जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहां से काउंट होगा? 1 दिसंबर 2024 से 15/3/25 बोले तो 31 जनवरी दिसंबर के, जनवरी, फरवरी और मार्च, 105 दिनों का इंटरेस्ट बनता है। तो 2.5 करोड़ 14.5% इंटू 105 डिवाइडेड बाय 365 कितना बनता है? ये 250 लाख इंटू 14.5% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 105। ये बनता है साहब, अगेन कुछ अजीब सा अमाउंट है, 10,42,808 रुपए। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो 5 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। चलें आगे आते हैं। इन एडिशन टू द फैक्ट्स गिवन इन द केस सिनेरियो, अज्यूमिंग दैट ऑन 23/8/2023 Focus Limited has entered into an agreement for sale of investments with Y Limited and Indian company not related to Focus Limited. अच्छा, Y Limited has already entered into an agreement on 21/8/2023, मतलब प्रायर एग्रीमेंट है साहब।
For the sale of same goods to Kite Inc. unrelated, a UK entity whose place of effective management is also in UK, Focus Limited holds 28% वोटिंग पावर इन काइट। अच्छा, तो फोकस और काइट आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। फोकस ने वाई के साथ एग्रीमेंट किया टू सेल द प्रोडक्ट, और वाई एक नॉन रिलेटेड एंटरप्राइज है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाई ने प्रायर एग्रीमेंट कर लिया है काइट के साथ, इसलिए ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाता है, बिकॉज देयर इज अ प्रायर, क्योंकि यहाँ पे जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आप एक नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हैं, बट कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है जिसका उस ट्रांजेक्शन में इन्फ्लुएंस है या उसने कोई प्रायर एग्रीमेंट किया हुआ, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के दायरे में लेकर आया जाता है। पूछा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस वुड द ट्रांजेक्शन विद फोकस बी कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। याद करें, फोकस का हिक के साथ एसोसिएटेड एंटरप्राइज का रिलेशन है, तो हिक के साथ एसोसिएटेड एंटरप्राइज का रिलेशन है। अच्छा, काइट में ये 28% ओन करता है, इसलिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज का रिलेशन है, और काइट की वजह से वाई लिमिटेड के साथ इसका डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज डीम्ड ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट आ गया। तो हाई, काइट और वाई, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं केस सिनेरियो 2, द असेसिंग ऑफिसर। अब साहब ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। द असेसिंग ऑफिसर सर्वेड सुरभियन होटल्स। सर्वे करना है डियर, सेक्शन 133A। दो तरह के सर्वे हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे और टीडीएस सर्वे अंडर सेक्शन 133(2) है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे अगर आप करने जाते हैं तो आप बुक्स अकाउंट्स वगैरह को इंपाउंड कर सकते हैं मैक्सिमम 15 डेज के लिए विदाउट द प्रायर अप्रूवल। बट अगर आप टीडीएस सर्वे वगैरह करने जाते हैं तो आप किसी भी तरीके का इंपाउंड या रिटेंशन वगैरह नहीं कर सकते। आप कोई भी मतलब सर्वे करने जाएं, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करने जाएं, चाहे आप मतलब टीडीएस सर्वे करने जाएं, आपको एक हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो हायर अथॉरिटी जो है वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उससे ऊपर के लेवल की हो सकती है। अगर आप ये अप्रूवल नहीं लेते तो सर्वे आपका इनवैलिड हो जाता है। सर्वे आप कर सकते हैं टू द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर प्लेसेस। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कर रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो आप ये कर सकते हैं ड्यूरिंग दोज आवर्स फॉर विच द बिजनेस इज ओपन फॉर, मतलब फॉर विच द प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और अगर आप अदर प्लेसेस में कर रहे हैं तो अब वो सनराइज से लेके सनसेट तक हो सकता है। बट अगर आप टीडीएस सर्वे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 133(2) है, उस केस में चाहे आप उसे प्लेस ऑफ बिजनेस में करें या फिर अदर प्लेस में करें, वो सनराइज से सनसेट तक ही हो सकता है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, assessing officer surveyed Surbian hotels which was within his jurisdiction at 11:30 बजे रात को। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। बट ये जो रेस्टोरेंट है ये क्या है, रेस्टोरेंट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर आप सर्वे करने जा रहे हैं 11:30 बजे रात को, आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इस समय ये जो है अपने बिजनेस के लिए ओपन हो। द रेस्टोरेंट इज केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 11 AM से लेकर 12 AM। तो इसका मतलब 11:30 बजे अगर आप रात को भी सर्वे करने जाते हैं, सो इट इज द टाइम एट विच द बिजनेस इज केप्ट ओपन फॉर पब्लिक। तो ये आपका टाइमिंग वाइज तो अलाउड है। अच्छा, बट अगर आप देखेंगे the owners of these restaurants claims that assessing officer could not enter the restaurant after sunset. अच्छा, the owner also claimed that assessing officer ought to have obtained the prior approval of income tax authority equivalent to chief commissioner of before entering restaurant। अगर आप सर्वे करने जाते हैं 133A में, तो आपको हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो सर्वे नहीं कर सकते। देखेंगे, इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंटरिंग सुरबियन होटल 11:30 बजे वैलिड है। तो साहब टाइम वाइज तो वैलिड है, बट अगर आपने हायर अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं लिया तो वो इनवैलिड है। वैलिड नहीं है साहब, इनवैलिड एक तरह से है। नॉट वैलिड सिंस प्रायर अप्रूवल ऑफ परमिशन नॉट ऑब्टेन्ड ऑल्दो। तो हमारा सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, सी, जो कहता है कि ऑल्दो टाइमिंग वाइज तो वैलिड है, बट चूंकि आपने एक हायर अथॉरिटी जो कि चीफ कमिश्नर या फिर उससे ऊपर के लेवल की, उसका अप्रूवल आपने नहीं लिया, इस वजह से ये इनवैलिड है, अदरवाइज टाइमिंग वाइज वैलिड। अच्छा, कहते हैं साहब, वुड योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 चेंज इफ असेसिंग ऑफिसर हैड सर्वेड सुरबियन होटल्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग टीडीएस। तो अगर आप टीडीएस सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो आपका टाइमिंग वाइज आपको देखना है सनराइज से लेकर सनसेट, और हायर अथॉरिटी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो आपने हायर अथॉरिटी का अप्रूवल तो लिया नहीं, और टाइमिंग वाइज भी आपका इनवैलिड है, क्योंकि आप 11:30 बजे रात को पहुंच गए। तो 11:30 बजे रात को पहुंचने की वजह से भी गलत हो गया, और अप्रूवल भी आपने नहीं लिया, तो दोनों में ही गलत हो गया। तो देखेंगे, द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर नॉट वैलिड सिंस ही हैज एंटर्ड द प्लेस आफ्टर सनसेट। चलिए, ये बात तो कुछ सही लग रही है। एंड परमिशन ऑफ, अच्छा, तो ये तो फिर गजब हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही बनता है बेसिकली। 8 का आंसर क्या हो गया, ए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंटरिंग सूरजन होटल्स 9:15 वैलिड। तो साहब ये सूरजन होटल्स का क्या केस है। सूरजन होटल्स जो है वो आप एंटर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूरजन होटल्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। जो अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप एंटर करते हैं, वो सेक्शन 133B है, और वहां पे आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आप उसे एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द आवर्स फॉर विच द प्रेमाइसेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
और आप 9:15 बजे आप एंटर करते हैं, और ये रेस्टोरेंट जो है ये 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ओपन है, तो टाइमिंग वाइज सही है और परमिशन आपको चाहिए नहीं। तो इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर 9:30 बजे वैलिड। अच्छा, वैलिड सिंस असेसिंग ऑफिसर एंटर ड्यूरिंग द आवर्स फॉर द प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट एंड परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया 9 का बी। आगे बढ़ते हैं। द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग इन हिज कस्टडी बुक्स अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ सुरवियन होटल्स आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस वैलिड इफ प्रायर परमिशन। हाँ सब वैलिड है, क्योंकि आप 15 डेज के लिए आप उसको अपने पास जो है वो रिटेन करके रख सकते हैं। एक्शन इज वैलिड। 15 डेज से अगर आपको ज्यादा रिटेन करना है तो आपको अप्रूवल चाहिए होता है हायर अथॉरिटीज का। और आपने सर्वे करने से पहले, इस वाले एमसीक्यू में दिया गया कि आपने सर्वे करने से पहले अप्रूवल ऑब्टेन कर लिया, जो कि क्वेश्चन के मेन बॉडी में दिया था आपने अप्रूवल ऑब्टेन नहीं किया, बट इस वाले एमसीक्यू के लिए आपने अप्रूवल ऑब्टेन कर लिया, देन इट इज ओके। अच्छा, But your answer to question number 10 change if assessing officer had surveyed the Surbian hotels for the purpose of TDS TCS। अगर आप TDS या फिर TCS सर्वे कर रहे होते हैं इंडिया, तो उस केस में आप किसी भी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी कस्टडी में रिटेन या इंपाउंड करके नहीं रख सकते, भले ही आपने अप्रूवल वगैरह ऑब्टेन कर भी लिया हो। तो एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड सिंस ही कैन नॉट इंपाउंड और रिटेन इन हिज कस्टडी द बुक्स अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आगे आते हैं। RM लिमिटेड Pathankot is a Maruti car dealer and also runs a service station. The sales of cars of RM Limited is 8.4 करोड़। The sales of spare parts and service 80 लाख रुपए, तो कुल मिला के 9 करोड़ 20 लाख for the financial year 22-23। अच्छा, ABC Limited dealing in textile manufacturing bought 3 Maruti cars on 18/8/2023, 18/7/2023, 18/8/2023 और 15/12/2023। तो पहली गाड़ी कब इन्होंने खरीदी है 18/7/23, 18/8/23 और 15/12/23। 18 लाख, 22 लाख और 9.5 लाख। अच्छा, एंड 5 मोर कार्स ऑफ 8.9 लाख ईच कब परचेज किया 16/1/2024, 16/1/24 8.9 लाख इंटू 5। अच्छा, चाहते क्या हो, द पेमेंट अगेंस्ट ईच परचेज इज मेड ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस, द टर्नओवर ऑफ एबीसी 15.5 करोड़, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। अच्छा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कंपनी जिसका नाम है RM लिमिटेड। RM लिमिटेड कौन है साहब, सेलर, और एबीसी कौन है साहब, बायर। अगर आप देखेंगे तो कार की सेल हो रही है, तो कार जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है टीसीएस का 2061F, और कार चूंकि गुड्स की तरह से भी कवर्ड है इसलिए वो 2 और सेक्शंस में कवर्ड हो सकता है, एक है 2061H और एक है 194Q, बट ये 1H में कवर्ड नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी 2061F में कवर हो जाता है। पर कार कौन सा 2061F में कवर होता है, जो रिटेल लेवल के सेल्स के लिए होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सेल करते हैं तो वो 2061F में कवर नहीं होता, इसलिए 2061H में भी कवर हो जाता है, और 194Q में तो कवर हो ही जाता है, और बायर के लिए टीडीएस का ऑब्लिगेशन है। पर 2061H या 194Q दोनों के लिए जरूरी है कि बायर या फिर सेलर का जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 करोड़ से एक्सीड करना चाहिए, तो यहाँ पे RM का जो टर्नओवर है वो 9 करोड़ 20 लाख है, तो वो सेलर की तरह से क्वालिफाई नहीं करेगा फॉर 2061H के TCS। पर ABC जो है उसका टर्नओवर 15.5 करोड़, इसलिए बायर की तरह से क्वालिफाई कर जाएगा फॉर 194Q TDS। पर सर जी 194Q में क्यों जा रहे हो, TCS कार के लिए तो 2061F स्पेसिफिक TCS का प्रोविजन है, और 2061F अप्लाई करता है अगर कार की वैल्यू 10 लाख से एक्सीड करे। तो जो पहली गाड़ी 18/7 को बिकी है इस पे 1% का TCS बनेगा 18,000, दूसरी गाड़ी जो 18/8 को बिकी है इसमें 1% का TCS बनेगा 22,000। तो ये दोनों TCS कहाँ पे बनता है 2061F, और बाकी ये 9.5 है तो 10 लाख रुपए से कम है। इंडिविजुअल वैल्यू 2061F में कवर्ड नहीं है, ये 8.9 है, इंडिविजुअल वैल्यू 10 लाख रुपए से कम है, 2061F में कवर्ड नहीं है। बट अगर आप इनका क्यूमुलेटिव वैल्यू देखेंगे, वो क्यूमुलेटिव वैल्यू इनकी कितनी बनती है 8.9 इंटू 5 प्लस 9.5 बोले तो 54 लाख रुपए, जो कि 50 लाख के 194Q के TDS के लिए सफिशिएंट है। तो 50 लाख रुपए से हटा के 54 लाख माइनस 50 लाख इंटू 0.1% मतलब 4 लाख का 0.1% बोले तो 400 रुपए, तो 400 रुपए का TDS बनता है अंडर सेक्शन 194Q। आई होप बात समझ आई। तो 40,000 का TCS 2061F और 400 का TDS 194Q।
अच्छा, 4/4 का टीडीएस जो आरएम लिमिटेड को कलेक्ट करना है और एबीसी को टीडीएस काटना है 400 रुपए का 194 में। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। इजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अच्छा, मिस्टर मोहित द रेजिडेंट इंडिविजुअल स्टार्ट्स न्यू बिजनेस ऑन 1/11/2023 फॉर सेल ऑफ डिजाइनर सूट्स। अच्छा, ही ऑब्टेन्ड अ वैलिड पैन इन हिज नेम एंड रजिस्टर्स हिमसेल्फ ऑन find.com। अच्छा, कंट्री एम बेस्ड वेबसाइट। तो कंट्री एम बेस्ड वेबसाइट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मिस्टर मोहित सोल्ड गुड्स वर्थ 80 लाख रुपीज थ्रू find.com अप टू 31/3/2024। अच्छा, 194 क्यू का टीडीएस आपको करना पड़ता है, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना पड़ता है एट टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स पे करना पड़ता है। और 194 क्यू के टीडीएस के लिए जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो रेसिडेंट होना चाहिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। मिस्टर मोहित यहाँ पे रेसिडेंट है, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को की तरह से वो क्वालिफाई करते हैं। find.com जो है वो नॉन रेसिडेंट है, स्टिल ही क्वालिफाइज फॉर 194 क्यू ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। 194 होगा, टीडीएस बन जाता है। और देखेंगे 80 लाख रुपए की सेल्स है, जिसमें से क्रेडिट कर दिया 35 लाख और 31/12/2023। तो 31/12/2023 को आपने 35 लाख क्रेडिट कर दिया, तो 1% का टीडीएस काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा 35,000। 12 लाख आपने क्रेडिट किया 1/4/2022, अगेन 12 लाख जो आपने क्रेडिट किया 1/4/2022 को, तो 1/4/2022 को 12 के का टीडीएस सरकार को जमा करना पड़ेगा। 18 लाख आपने क्रेडिट किया 28/2/2024, और 28/2/2024 को आपको 18 के का टीडीएस काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। अच्छा, पेबल। अच्छा, दीज अमाउंट्स वेयर पेड। आप पेड कभी भी करें, आपने क्रेडिट कर दिया, आप उसको अपने सम में, ये टीडीएस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और 31/2024 रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 15 लाख वर डायरेक्टली क्रेडिटेड इन मिस्टर मोहित अकाउंट बाय द बायर। तो अगर बायर पे करेगा तो माना जाएगा कि वो इसी ने डायरेक्टली पे कर दिया। तो 31/2024 को 1% बोले तो 15,000 का टीडीएस बन जाएगा 194 हो गए। तो देखेंगे फाइन लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस 35,000, 12,000, 18,000 एंड 15,000। कब कब? 31/12/23, 1/1/24, 28/2/24 और 31/1/24। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आर्यन, अ नॉन रेसिडेंट, रिसीव्ड फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट ऑफ 85,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड अ रेसिडेंट इंडियन इन जनवरी। द सेम वाज पेड बाय सच रेसिडेंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट इन कंट्री। मुद्दे वाली बात क्या है कि यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है टू अ नॉन रेसिडेंट, और ये जो गिफ्ट है ये अकराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बट सेक्शन 918 के हिसाब से इसे डिम टू अकराइज इन इंडिया मान लिया जाता है। गिफ्ट का अमाउंट कैश में आप दे रहे हैं 50,000 से ज्यादा है, इसलिए ये सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से इंडिया में लायबल टू टैक्स, 918 के हिसाब से डिम टू अकराइज इन इंडिया बन जाता है। अच्छा, और ये जो है आपने मैरिज के ओकेजन वगैरह में या किसी रिलेटिव से रिसीव नहीं किया। अच्छा, द सेम वाज पेड, ये सारी बातें हो गई। द फ्रेंड आल्सो गिफ्टेड अ गोल्ड चेन। ध्यान दीजिएगा डियर, ऑल्दो गोल्ड चेन जो है वो 956(2)(10) के हिसाब से तो इंडिया में लायबल टू टैक्स है, पर जो चूंकि आउटसाइड इंडिया कराराइज हो रही है, जो 918 है जो उसे डिम्ड टू कराराइज इन इंडिया कंसिडर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेट में अभी तक उसने सिर्फ कैश को कवर किया हुआ है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर नहीं करता, राइट? मतलब फॉर नाउ। तो इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैश कवर होगा 85,000 रुपए का, और ये मिस्टर आर्यन के लिए अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगा। अच्छा, पूरा 180 नहीं, 85,000 प्लस कितना, 95,000 नहीं, सिर्फ 85, पार्शियली 85,000 फ्रॉम टैक्सेबल। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए कंपनी इंक, फॉरेन कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। अच्छा, फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस का मतलब इंडिया में पीई है, और इंडिया में पी होने का मतलब पी होता है कि इंडिया में अगर पी है साहब आपका, तो आप उसकी इनकम को इंडिया में टैक्स कर सकते हैं यूजिंग द रेट ऑफ द फॉरेन कंपनी। ठीक बात है। अच्छा, the branch has developed an online platform which facilitates online sale of various materials and products related to ink, color, pigments and printer accessories. अच्छा, during the financial year 23-24, the Indian branch charges a fees of 2,65 lakh from SI Limited, an Indian company, for the use of online platform. What is the amount of equalization levy? ध्यान दीजिएगा, ब्रांच ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ब्रांच ने 2,65 लाख रुपए किसी इंडियन कंपनी से कलेक्ट किया। पर ये ब्रांच चूंकि साहब इंडिया का परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लगेगा। 2,65 लाख रुपए ब्रांच की बिजनेस इनकम बनेगा, एक्सपेंडिचर्स अलाउड होंगे एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और 40% का इनकम टैक्स लगेगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा।
इक्वलाइजेशन लेवी 165A में क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई सर्विस किसी ऐसे पी से प्रोवाइड की जाती है, मतलब इंडियन पी से प्रोवाइड की जाती है या इंडियन पी से लिंक करती है, जो कि इंडियन पी से डायरेक्टली लिंक करे, और ब्रांच के और इस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी है और जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो इंडियन पी से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 165A का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, ना 165 का लगेगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या बन जाएगा साहब? निल। तो साहब ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा देखेंगे क्वेश्चन नंबर के सिनेरियो 1, स्विफ्ट एलएलपी फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 डिक्लेयरिंग अ टोटल इनकम ऑफ 18 लाख ऑन 2 दिसंबर 2023। ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1)A, जो आपको पता है साहब, जिसको आप कहते हैं समरी असेसमेंट, जिसमें 5-6 एडजस्टमेंट्स होकर जो आपकी इनकम निकलती है 22 लाख। आपने आईटीआर में फाइल किया 18 लाख और इन्होंने इनकम कैलकुलेट किया 22 लाख, और इन्होंने जो है वो क्लेम अंडर सेक्शन 10AA को डिसअलाउ कर दिया बिकॉज ऑफ द लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर। Thereafter, on scrutiny, the assessing officer made some additions under section 140A(1)A and 43B and passed an assessment order under section 143(3). टोटल है 35 लाख रुपए। चलें अच्छा, उसके बाद the assessing officer noticed that some information is flagged for assessment year 23-24 suggesting that certain income chargeable to tax has escaped assessment. Based on the said information, notice under section 148 was issued making a reassessment after compliances। मुद्दे वाली बात है, रीअसेसमेंट के बाद ये 42 लाख रुपए बन गया। अच्छा चले फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस एमसीक्यू अज्यूम दैट द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1)A वाज सेंट ऑन 1/2/2025 वुड सच इंटीमेशन वैलिड। 143(1)A का जो इंटीमेशन है साहब, ये आप भेज सकते हैं अप टू 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर हैज बीन फाइल्ड। 143(1)A का इंटीमेशन 9 महीने तक जा सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर हैज बीन फाइल्ड। आईटीआर आपने फाइल कब किया है? आईटीआर आपने फाइल किया है 2 दिसंबर 2023, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड होता है 31/2024, 9 महीने एंड होता है 31/12/2024। तो आप इंटीमेशन सेंड कर सकते थे 31/12/2024 तक। आपने इंटीमेशन सेंड किया है 1/2/2025, तो इंटीमेशन वैलिड नहीं है। तो सर अगर इंटीमेशन ही वैलिड नहीं है तो इसके बेसिस पे क्या असेसमेंट वैलिड है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इस इंटीमेशन को इनवैलिड सिर्फ इस एमसीक्यू के लिए माना गया है। तो ये इंटीमेशन आप 31/12/2024 तक सेंड कर सकते थे। ये इंटीमेशन 1 फरवरी 2024 को आपने दिया है, इसलिए इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) वैलिड नहीं है। नो सिंस इट वाज सेंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 9 months। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। For the purpose of answering this MCQ alone, assume that in case of major Swift LLP, certain other income which has escaped assessment came to assessing officers' notice subsequently in the course of reassessment, which were also assessed reassessed in the reassessment order, in respect to which provision of 140A not complied with। क्या एक्शन ऑफ assessing officer valid है? मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सब आपको टेक्स्ट पढ़ाना चाहता हूँ। I would like to make you guys read a bit of text। देखेंगे इनकम स्कीपिंग असेसमेंट सेक्शन 147, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर दिस सेक्शन, द असेसिंग ऑफिसर मे असेस और रीअसेस द इनकम इन केस ऑफ एनी इशू which has escaped assessment and such issue comes to his notice subsequently in the course of the proceeding under this section, irrespective of fact that the provisions of section 148 has not been complied with। मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आप एक बार वैलिड तरीके से 148 का नोटिस इशू कर देते हैं वैलिड तरीके से, तो आपने जिस इनकम के लिए 148 का नोटिस इशू किया वो तो आप असेस रीअसेस कर ही सकते हैं, बट अगर उस असेसमेंट रीअसेसमेंट के दौरान अगर कोई और इशू आपके सामने आता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनकम जो है वो एस्केपिंग असेसमेंट हो गई, तो उस फर्दर इशू के लिए आपको 148 को कंप्लाई नहीं करना, उसको बिना कंप्लाई किए भी आप उस फर्दर इशू को असेस रीअसेस कर सकते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे यही किया है साहब, जब उसने अपना असेसमेंट रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग के दौरान जो उसको नए इश्यूज मिले हैं, जो उसको फर्दर इश्यूज मिले हैं, उसको वो असेस रीअसेस कर सकता है इवन विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ 148। अच्छा, तो एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज वैलिड। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी लेविड अंडर सेक्शन 270A एट अ टाइम ऑफ असेसमेंट, अज्यूम दैट अंडर रिपोर्टिंग इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। असेसमेंट के टाइम पे साहब 270A की पेनल्टी तभी लगेगी जब असेस्ड इनकम इज मोर देन द इनकम कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 143(1) है। तो अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट के टाइम पे जो इनकम आती है आपकी, वो आती है 35 लाख रुपए, और 143(1)A ने जो इनकम को कैलकुलेट किया था, जो इनकम को आइडेंटिफाई किया था, वो था 22 लाख रुपए। क्योंकि असेस्ड इनकम इज मोर देन द इनकम जो कि 143(1)A के हिसाब से कंप्यूट हुई थी, इसलिए यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम तो हुई है। अब सवाल बनता है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हुई है, इस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स कितना बनता है?
तो इसके लिए आप क्या मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, टैक्स ऑन रुपीज 35 लाख मतलब असिस्ट इनकम माइनस टैक्स ऑन रुपीज 22 लाख जो कि इनकम आपकी 143 के हिसाब से सिस्टम ने कैलकुलेट करके दी है, टैक्स ऑन रुपीज 22 लाख। क्योंकि ये LLP है, 30% का फ्लैट रेट है प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से स्लैब रेट का कोई चक्कर नहीं है। तो 35 लाख पर टैक्स कितना बनता है, ये बनता है साहब 10,92,000। ये आप भी यूज करें साहब, कैलकुलेटर है ये, इसे आप भी यूज करें। 22 लाख पे बनता है ये बनता है 86,400। तो डिफरेंस कितना आया, दैट इज 4,05,600, दैट इज द टैक्स ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। अगर ये अंडर रिपोर्टिंग होती है ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग तो अब इसकी जो टैक्स इसका 200% पेनल्टी। बट अगर ये होती है ऑन द मतलब ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन मिस रिपोर्टिंग तो इसका 50%। तो चूंकि यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग की वजह से नहीं है तो इस पे जो पेनल्टी बनेगी 270 की वो बनेगी इसका 50% बोले तो 2,02,800 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा पेनल्टी कितनी बनती है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया के। अच्छा कहते हैं साहब कि ये रीअसेसमेंट के टाइम पे भी क्या 270 की पेनल्टी बनेगी यदि ये मिस रिपोर्टिंग की वजह से। रीअसेसमेंट में जो आपकी इनकम कैलकुलेट हुई है डियर वो हुई है 42 लाख रुपए। अगर आप देखेंगे रीअसेसमेंट में जो इनकम है वो 42 लाख हुई है और असेसमेंट में इनकम 35 लाख थी। तो इसका मतलब 7 लाख रुपए फिर भी अंडर रिपोर्टिंग आपने कर ली थी। तो हम यहाँ पे आपका टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालेंगे, टैक्स ऑन 42 लाख माइनस टैक्स ऑन 35 लाख। तो 42 लाख पे टैक्स कितना बनता है, ये बनता है 13,10,400 और 35 लाख पे टैक्स कितना बनता है, ये बनता है 10,92। तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है, ये साहब 2,18,400। ये कितना है 2,18,400 और चूंकि ये मिस रिपोर्टिंग की वजह से हुई है तो इसका 200% पेनल्टी, ये 4,36,800 रुपए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 4 का बी। अच्छा कहते हैं साहब इन कंटिन्यूएशन टू क्वेश्चन नंबर 4 अज्यूम दैट रीअसेसमेंट ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 147 वाज रिसीव्ड ऑन 12/12/2025 एंड डज नॉट प्रेफर एन अपील। क्या ये ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी के लिए अपील कर सकते हैं, 270 ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी ग्रांट करता है प्रोवाइडेड द अंडर रिपोर्टिंग इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। बट क्वेश्चन नंबर 4 में डियर क्लियरली मेंशन्ड है कि अंडर रिपोर्टिंग इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अगर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की वजह से हुई है तो भले आप उस अंडर रिपोर्टिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 270 का इम्यूनिटी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा तो नो मिस्टर स्विफ्ट मतलब मेजर स्विफ्ट LLP कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है। चलिए आगे आते हैं। अब बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी। तो ध्यान दीजिए बिजनेस ट्रस्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। बिजनेस ट्रस्ट के लिए कुछ इनकम जो होते हैं वो पास थ्रू होते हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम SPV। SPV एक इंडियन कंपनी होती है जिसमें जो बिजनेस ट्रस्ट है वो एक स्टेक रखता है। तो अगर मतलब बिजनेस ट्रस्ट एक SPV से या कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इनकम रिसीव करता है वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट होती है, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट होती है, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम तभी टैक्सेबल होगी यूनिट ट्रस्ट मतलब यूनिट होल्डर्स के हैंड में यदि SPV ने 115BAA ऑप्ट किया। अगर SPV ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया तो डिविडेंड इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में भी एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर्स के भी हैंड में भी एग्जेम्प्ट है। और रेंटल इनकम जो कि बिजनेस ट्रस्ट अर्न करता है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय इट वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल है। अच्छा इन तीन के अलावा सारी इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल होती है एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक्सेप्ट सेक्शन 111A और 112। तो एक्सेप्ट 111A में जो इनकम कवर्ड है वो 15% पे टैक्स हो जाएगी और 112 में जो भी इनकम कवर्ड है वो 112 के रेट में टैक्स हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी इनकम है बिजनेस ट्रस्ट की वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स हो जाएगी। अच्छा तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं पेज नंबर क्या। अच्छा देखेंगे सेक्शन 115 UA सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 111 एंड 112 द टोटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट शैल बी चार्ज टू टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। चलिए ये सारी बातें हो गई और ये बातें हमको बताया साहब बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट होल्डर्स को जो भी इनकम पे करता है उसको माना जाता है इन द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है ये सारी बातें आपको पता ही है। तो सबसे पहले MCQs में आते हैं। देखेंगे
In respect of the components of interest income from Tang Limited distributed by business trust to the unit holders, Shivam and Sahaj. अच्छा तो देखेंगे a business trust registered under SEBI gives the particulars of its income in the previous year. Interest income from Tang, dividend from Tang, short term cap gain on the sale of the listed shares. तो ये 111 ए में कवर हो गया. शॉर्ट टर्म कैप गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज ये एमएमआर में चली जाएगी. ध्यान दीजिएगा ये एमएमआर में चली जाएगी. ये 15% पे चली जाएगी. ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी. ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी. अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर्स ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए एमएमआर में टैक्स होगी और मतलब यूनिट होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट होगी. रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड एसेट्स ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी. अच्छा, टैंग लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, मतलब ये एसपीवी है टैंग लिमिटेड. और मुद्दे वाली बात, एसपीवी जो है ये 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं करता. तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो एग्जेम्प्ट है पर यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल है. ये जो मतलब डिविडेंड इनकम है ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो एग्जेम्प्ट है, साथ में यूनिट होल्डर्स के लिए भी एग्जेम्प्ट है क्योंकि जो एसपीवी है उसने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया हुआ. अच्छा चले, सारी बातें हो गई. अच्छा, मिस्टर शिवम इज अ रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 100 यूनिट्स और मिस्टर सहज इज अ एनआर जो कि 500 यूनिट ओन करते हैं. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 5000 यूनिट्स है. चले, कहते हैं साहब इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम, अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम का कंपोनेंट है कितना, टोटल इनकम 48 लाख रुपए है जिसमें से इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख. तो इंटरेस्ट इनकम का रेशियो कितना है 10:48 का. तो सवाल क्या बनता है हमारा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू शिवम एंड सहज क्या कोई टीडीएस बनता है. अच्छा, जो इंटरेस्ट इनकम है डियर वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है बट यूनिट होल्डर्स के एंड में टैक्सेबल है. तो अगर यूनिट होल्डर्स के एंड में टैक्सेबल है तो उसमें आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. और जहां तक टीडीएस का सवाल है मैं आपको थोड़ा सा टीडीएस का दिखा दूं. टीडीएस अप्लाई करता है 194 LBA में और टीडीएस अगर इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी है तो रेजिडेंट के लिए 10%, एनआर के लिए 5%. बट एनआर के लिए जब भी आप टीडीएस काटेंगे उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाना पड़ेगा तो इफेक्टिव 5.2% होगी. अच्छा, तो नो टैक्सेस डिडक्टेबल नहीं साहब. 5% एनआर के लिए 5% और रेजिडेंट के लिए 10%. और शिवम इज रेसिडेंट तो शिवम के लिए 10% और सहज के लिए 5.2%. तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? सी. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? सी. तो देखेंगे इंटरेस्ट इनकम का कंपोनेंट शिवम के लिए इंटरेस्ट इनकम कितना बनेगा. टोटल इनकम कितनी है बिजनेस ट्रस्ट की? 48 लाख. ये कितने यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5000 यूनिट्स में. तो एक यूनिट की इनकम कितनी बनती है? 960 रुपए. अच्छा, शिवम के पास कितने यूनिट हैं? 100 यूनिट्स हैं. तो ये कितना बनेगा? 96000. बट इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है सर? 10/48. तो शिवम के लिए इंटरेस्ट इनकम का कंपोनेंट कितना बना? 20,000 रुपए का. और सहज के लिए, सहज के पास 500 यूनिट है तो 500 यूनिट 960 इंटू 500 बोले तो 480 तो 10/48 इंटरेस्ट का कंपोनेंट बनेगा 1 लाख रुपए. देखेंगे 20,000 रुपए शिवम के लिए और 1 लाख रुपए सहज के लिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 6 का सी. अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैप गेन और 4 लाख ऑन सेल ऑफ द लिस्टेड शेयर्स एंड 8 लाख ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज. तो अगर आप ऐसी कंपनी के शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अगर आप वो शेयर सेल कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैप गेन 111 15% पे टैक्स होगा. और अगर आप मतलब डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज का शॉर्ट टर्म कैप गेन अर्न कर रहे हैं तो वो 112 में कवर्ड नहीं है, फिर वो एमएमआर में टैक्सेबल है. तो ये जो शेयर सेल कर रहे हैं ये 15% और डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज एमएमआर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए. पर अगर आप देखेंगे तो टैक्स इफेक्टिव टैक्स साहब ये 15% ना होके 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा तो 15.6% बनता है. आपका सही ऑप्शन क्या है? 15.6. यार अब ये एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कर सकता है. 15% भी बहुत सारे बच्चे करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे वो भी सही है बट ज्यादा इफेक्टिव आंसर कौन सा है? 15.6 बिकॉज उस 15 में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो जोड़ना पड़ेगा. तो इफेक्टिव रेट 15 नहीं बनता, 15.6 बनता है. तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें. अच्छा, द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम टैंग लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स. डिविडेंड जो होगा साहब वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो एग्जेम्प्ट है और यूनिट होल्डर्स के लिए भी एग्जेम्प्ट है क्योंकि यहाँ पे एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया तो वो दोनों एग्जेम्प्ट है. इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी. इफ टैंक लिमिटेड हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन, अगर टैंक 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर लेता है तो डिविडेंड जो है वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो एग्जेम्प्ट है बट यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल है. तो उस पर टीडीएस क्या बनता है?
अगर आप देखेंगे डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, तो डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी में दोनों केस में 10% का टीडीएस बनता है, तो यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट को 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा। इज अ टैक्सेबल, अच्छा वुड बी सब्जेक्ट टू, इज is exempt in the hands of business trust, such is taxable in the hands of Shivam and such। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। 9 का ऑप्शन क्या हो गया? बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बाय द बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर्स, ये बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एमएमआर पे टैक्स होगा, यूनिट होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट है। सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट एमएमआर, का आंसर हो गया सी। तो बड़े इजी क्वेश्चन। अच्छा देखेंगे, द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट्स रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट एंड distributed to its unit holders would be subject to tax in the hands of business trust। नहीं साहब, वो तो आपके लिए पास थ्रू है। subject to tax in the hands of business trust नहीं, subject to tax in the hands of unit holders, ठीक बात है। शिवम at the rate 10% and सहज at the rate of tax rates in force, such tax has to be deducted and at the rates of 2 lakh distributed to shares। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डियर? टी। अच्छा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। Mr. Piyush, a resident Indian aged 77 years, gets pension of 58,000 per month from Rajasthan state government. The same is credited to his savings account in SBI Kota branch. In addition, he gets interest at the rate 8% per annum FD on 28 lakh with the state bank. और 1/1/2024 he deposited 3 lakh as 5-year term deposit in the same account at interest 8.5%। interest from savings bank credited to his savings account। अच्छा 8.60। सबसे पहले तो आप मुझे इनकी इनकम बता दें। पेंशन इनकम साहब सैलरी होती है 58,000 रुपए पर मंथ, जिसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सर दोनों रिजिम में अलाउड है, तो सैलरी इनकम जो है वो बनती है 646। अच्छा एफडी का इंटरेस्ट है, और 2 एफडी है सेम ही अकाउंट में बेसिकली। एक 28 लाख रुपए की एफडी 8% पूरे साल की है, ये बनती है 224। और एक इसी एफडी में इन्होंने एडिशन किया था हाँ 3 लाख रुपए का 8.25% के रेट पे, शायद 3 लाख रुपए का 1 जनवरी 2024 को 8.5% के रेट पे, 8.5% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ये बनता है 6375। सही में ये कितना बनता है? 6375। और सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है, सेविंग्स का इंटरेस्ट है 8600 रुपए। तो इनका जीटीआई कितना है? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बनता है 884975। अब ये कौन से रिजीम में है देखेंगे साहब। इन्होंने ना ऑप्शनल रिजीम में है ये, और 115 बीएससी ऑप्ट आउट कर दिया। अगर ये ऑप्शनल रिजीम में है तो एटीसी मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए 5 ईयर टर्म डिपॉजिट के लिए, और एटीटीटी भी मिल जाएगा एफडी के इंटरेस्ट के लिए 50,000 रुपए। एटीटीटी नहीं मिलेगा बिकॉज एटीटीटी भी मिल रहा है, एटीटीटी नहीं मिलेगा। तो आपका टोटल इनकम कितना बना? 684,975। इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? अच्छा टोटल इनकम 975 राउंड ऑफ होके बन जाएगा 684, 980 राउंड ऑफ हो जाएगा 980। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? टैक्स लायबिलिटी बनती है साहब राउंड ऑफ होके 48,875.84 की जगह 880 बनती है, 48,880। अच्छा कहते हैं what would be the tax liability of Mr. Piyush? Is Mr. Piyush required to file his ITR if tax deductible at source has been fully deducted, assuming that Piyush is opted out? अच्छा डेर एक टीडीएस का सेक्शन ऐड हुआ था जिसका नाम है सेक्शन 194P, जो कहता है टीडीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। वहां पे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम आ रही है और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में आपका एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, और बैंक अगर उसमें आपका टीडीएस पूरा काट लेता है तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना, बैंक आपके बिहाफ में फिर आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल है। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ हमें नजर आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे आईटीआर अपना फाइल नहीं करना। और इंस्टीट्यूट ने आपको साहब अलग ऑप्शन दिए हुए, तो आपका अगर ये आंसर भी सही आ गया तो आप अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। अच्छा एसनो लिमिटेड एन इंडियन कंपनी पेड इंटरेस्ट, तो ये टीपी का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये 6 ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको असेंडिंग रेट में अरेंज करना पड़ेगा। 5%, 6%, 8%, 12%, 14% और 17%। मतलब 1 2 3 4 5 6 रेंज क्या बनेगा?
35 परसेंटाइल से लेके 65 परसेंटाइल, तो 35 परसेंटाइल 6 इंटू 0.35 बोले तो 2.1 बोले तो थर्ड वैल्यू, और 6 इंटू 0.65 बोले तो 3.9 बोले तो फोर्थ वैल्यू। सो दिस इज द रेंज। तो रेंज बन गया 8% से 12%। मीडियन कितना बनेगा, 6 है तो 0.5 बोले तो 3, तो एक होल नंबर आ गया, तो 3 + 4 का एवरेज, तो 8 + 12 मतलब 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो रेंज बन गया 8% से 12% और मीडियन बन गया 10%। अच्छा, तो 8% से लेकर 12% रेंज है और मीडियम 10%, तो ऑप्शन क्या ये बन गया। स्मार्ट टीम कंट्री एक्स एडवांस USD 10 million on 1/6/2023 टू काइट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया इन फॉरेन करेंसी। काइट लिमिटेड एक्सेप्टेड द लोन अंडर एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डियर, अगर आप फॉरेन करेंसी लोन किसी इंडियन कंपनी को देते हैं जिसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया, और अगर आप वो लोन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन 1/7/2012 से 30/6/2023, तो उस पर सेक्शन 111 के हिसाब से 5% का टैक्स अमाउंट का 5% के रेट पे वो टैक्सेबल होता है। अच्छा, और ये फॉरेन करेंसी का लोन है जिसमें हम जो TTBR लेंगे वो हम लास्ट डे का लेंगे, मतलब 31/2024 70 रुपए वाला लेंगे। तो देख ले मेरे साथ साथ, इंटरेस्ट इनकम बनती कितनी है, 10 मिलियन इंटू 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, $7,50,000 INR में 5,52,00,000 इंटरेस्ट इनकम बनती है। 525 लाख हम इसको बोल सकते हैं। इसमें टैक्स लाइबिलिटी बनती है 5% के रेट पे 26,25,000। बट सर ये टोटल इनकम 5,25,00,000 है फॉरेन कंपनी की, 1 करोड़ से ज्यादा, 2% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये सब कुछ निकल के बनता है 27,84,600। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। STP प्रोसेस, अच्छा, प्रोसेस लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू अ बिजनेस एग्रीमेंट विद गेल LLP ऑफ UK इन सितंबर 2023 फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेरियस कंट्रीज एज डायरेक्टेड बाय गेल LLP। अच्छा, मतलब एक रेजिडेंट कंपनी जिसने एक नॉन रेजिडेंट के साथ एक बिजनेस अग्रीमेंट किया। द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन STP प्रोसेस एंड गेल बाय द वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स 180 करोड़ स्प्रेड ओवर 3 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, the parties both STP apprehend some ambiguity as regards to tax liability and STP process limited. Can STP makes an advance ruling in relation to tax liability? क्या ये एडवांस रूलिंग कर सकते हैं, अगर हाँ तो फीस कितनी बनती है? तो मैं थोड़ा सा आपको एडवांस रूलिंग पढ़ाना चाहूंगा डियर, पेज नंबर 240। देखेंगे कौन कौन एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेंट बन सकता है। देखेंगे, in relation to the tax liability of a resident individual arising out of transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by such applicant and such determination। अच्छा, तो 2A में एक रेजिडेंट इंडिविजुअल अपनी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी जा सकता है, बट 2A में कौन से रेजिडेंट इंडिविजुअल जा सकते हैं? 2A में साहब सिर्फ वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जा सकते हैं जिसको सरकार, केंद्र सरकार इस बारे में अलाउ करती है नोटिफिकेशन के थ्रू। केंद्र सरकार ने किन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को एडवांस रूलिंग अपनी टैक्स लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेने का राइट दिया हुआ है। देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट notified a resident in relation to his tax liability arising out of one or more transaction valuing 100 crore or more in total। मतलब अगर कोई रेसिडेंट 100 करोड़ रुपया उससे ज्यादा के एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन करता है तो वो भी एडवांस रूलिंग के लिए एलिजिबल है। ऑल्दो एडवांस रूलिंग जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए थी, बट कुछ रेसिडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया। और उनमें कौन कौन से रेसिडेंट हैं? एक तो साहब TSU को अलाउ कर दिया गया, और दूसरे वो रेसिडेंट जिनका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे STP प्रोसेस का जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 180 करोड़ रुपए है, जो 100 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, इसलिए ये एलिजिबल है एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। सवाल बनता है साहब फीस क्या बनेगी? देखेंगे, फीस का थोड़ा देख लें। अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट 100 करोड़ तक है तो 2 लाख, अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट 100 करोड़ से 300 करोड़ तक है तो 5 लाख। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन है साहब 180 करोड़ रुपए टोटल है, तो 5 लाख की फीस बनेगी। तो आप एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हैं, और अमाउंट ऑफ फीस, अच्छा ये सही नहीं है, आप जा सकते हैं अमाउंट ऑफ फीस 5 लाख। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी।